बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, एक अच्छी खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे और हमेशा की तरह आपने अपने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया होगा, क्योंकि जब आप उस पाकज़ात के ज़िक्र से दिन का आगाज़ करते हैं, नमाज से कुरान पाक से दिन का आगाज़ करते हैं, तो यकीनन हमारे दिन में जो है वो बरकत होती है, रिज़्क़ में बरकत होती है, हमारी रूह जो है वो बड़े सुकून में इत्मीनान में रहती है। और इसके साथ साथ आप जब अपने काम के लिए रवाना होने लगते हैं तो फैमिली को ज़रूर वक्त दिया करें, क्योंकि उनकी प्यारी सी जो मुस्कुराहट है वो पूरा दिन आपको थकने नहीं देगी, आपको हमेशा फ्रेश रखती है। क्योंकि ये जो इतनी मेहनत आप करते हैं, इतने स्ट्रगल करते हैं, ये किसके लिए करते हैं? अपनी फैमिली के लिए करते हैं। तो कोशिश किया करें ये जो चीज़ें हम डेली आपके साथ डिस्कस करते हैं, ये आपको हो सकता है लग रहा हो कि अच्छा ये रूटीन में कैसे जॉब करूँ, ये तो बड़ी मुश्किल हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। ना ही ये मुश्किल है, ना ही ये नामुमकिन है, बल्कि इसके रिज़ल्ट्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और जिस सुकून की हम बात करते हैं, जिस इत्मीनान की हम बात करते हैं, जिस कामयाबी की हम बात करते हैं, वो तमाम तर चीज़ें हमें यकीनन मुयस्सर हो सकती हैं अगर हम अपने मामलाती ज़िंदगी को बेहतर कर लें, अपने दिन के आगाज़ को हम खूबसूरत कर लें। तो ज़िंदगी तो पहले ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, इसकी खूबसूरतियों को आप और ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। इसी प्यारी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल आज के हमारे मौज़ूआत बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े अहम भी हैं। आपके साथ वन बाय वन हम वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक स्टोरी की जानिब लिए चलते हैं। आज की पहली डोज़ हम आपको दे लेते हैं और ये स्टोरी अमेरिका की है जनाब। और बेटे की सालगिरह होती है और बाप जो है वो लाखों डॉलर जीत जाता है। अब ऐसे कैसे हो सकता है? आइए ज़रा डिटेल से बताती हूँ नाज़रीन। अमेरिका में बेटे की सालगिरह के जो नंबर्स हैं, यानी कि जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उससे लॉटरी खेलने वाला शख्स जो है वो लाखों डॉलर जीत जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, $3,41,844 का जो जैकपॉट है वो उसका लग जाता है। अच्छा, इस अमेरिका के ये जो रिहायशी शख्स है, इसका कहना है कि 23 अप्रैल की कुरानंदाज़ी के लिए इसने ऑनलाइन टिकट ख़रीदा था, यानी कि ख़ुद भी नहीं गया था, बस ऑनलाइन इसने टिकट परचेज़ कर लिया। इसमें हमेशा की तरह इसमें ख़ास नंबर जो है वो शामिल थे और इसका कहना है कि वो नंबरों के इंतखाब के लिए क्या करता है कि अपने जो बेटे की सालगिरह है उसके जो डिजिट हैं उसका वो इस्तेमाल करता है। इसलिए जब उन्होंने लॉटरी के नताइज चेक किए तो वो फ़ौरन नंबर जो है वो पहचान गया और उन्होंने कहा कि ये नाकाबिले यकीन लम्हा था। उन्होंने नंबर्स देखे और फ़ौरन समझ गया कि भाई जो लाखों डॉलर्स की लॉटरी है ये बंदा जीत चुका है। और ऑब्वियसली एक तो खुशी बेटे की सालगिरह की और दूसरी खुशी कि जनाब जो है वो लॉटरी जीत गए। अच्छा, इससे अब ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपनी लक आजमाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी अपनी लक आजमाना चाहते हैं, तो अगर कोई आपका अज़ीज़ है, आपके बच्चे हैं, आपकी मिसेज़ हैं या आपकी वालिदा यानी आपके वालिदैन हैं, तो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ से आप इस तरह से अपनी लक आज़मा सकते हैं। क्या पता आप भी लाखों डॉलर जो हैं वो जीत जाए। ये किस्मत की बात होती है, जिसकी किस्मत जहाँ पे लग जाए। आप भी अपनी किस्मत आज़माना चाहें तो ज़रूर आज़मा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले टॉपिक की जानिब, जिसमें हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया की। बात करें जनाब, उसके ऊपर हमें मुशावरत की भरमार जो है वो देखने को मिलती है। हर बंदा अपने मुताबिक मशवरा जो है वो बेच रहा है कि ऐसी ऐसी एडवाइसेस जो है वो हमें वहाँ देखने को मिलती है कि लगता है कि इससे सियाना बंदा तो कोई हो ही नहीं सकता। अब ये जो ज़्यादा मशवरे हमें मिल रहे हैं, सोशल मीडिया की बात करें या वैसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम देखें, किसी से भी आप कोई भी चीज़ डिस्कस कर लें, वो आपको मशवरा देगा, भले ही वो उस फील्ड से उसका ताल्लुक है या नहीं है। नॉर्मली हम कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अगर आपने मुशावरत करनी है किसी भी बात, किसी भी काम के हवाले से, तो उससे रेलिवेंट जो बंदा होगा, उस फील्ड से रिलेटेड जो बंदा होगा, आप अगर उससे पूछेंगे तो वो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकता है। अगर आप ऐसे बंदे से पूछें जिसका उस फील्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो अपने मशवरे तो झाड़ेगा, लेकिन हो सकता उसका तो ऑब्वियसली कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपको वैलिड चीज़ें नहीं बता सकता। लेकिन राइट जो सिचुएशन है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि ये ज़्यादा जो मशवरे हम लेना शुरू कर देते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या ये हमारी डिसीजन पावर को वीक कर सकता है, उस पर इफ़ेक्ट आता है, या फिर इंसान का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो उसकी खुद एतमादी है, उसको मुतासिर कर सकता है। इन दोनों चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर
कि मुशावरत के बाद बारी आती है कि आपने अब डिसीजन लेना है। अब डिसीजन ले लिया है, अब आपको उस पे कॉन्फिडेंट भी रहना है, आपको एतमाद भी होना चाहिए कि जो आपने फ़ैसला लिया है वो आपने बहुत ही अच्छा लिया है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरी हैं। जहाँ ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं वहीं पे बहुत ज़्यादा हर्डल्स भी हमें देखने को मिल रही हैं। इंसानी दिमाग है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है जब आसपास इतने मशावरत जो हैं वो करने वाले मिल जाते हैं। हर इंसान अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट मशवरा हमें दे रहा होता है। तो आइए ज़रा इस पे बात कर लेते हैं कि कितना ज़रूरी है कि हम सुने सबकी और करें अपनी। ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं ना कि सबकी सुनो और करो अपनी। तो आइए ज़रा इस जुमले पे हम आज फोकस करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो फ़ैसला साजी है और जो खुद एतमादी है वो कितनी ज़रूरी है इन मशावरत के साथ। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। हमज़ा रहमान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच हमज़ा आपके तशरीफ़ आवरी का। बताइएगा, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि सोशल मीडिया की बात करें तो मशवरों से भरी पड़ी है। आप किसी का भी पेज उठा के देख ले, आप बस सोशल मीडिया ओपन कर ले, आपको ऐसा ऐसा मशवरा मिलेगा कि आपको लगेगा कि आप तो रातों रात जो है ना आसमान की बुलंदियों तक आप पहुंच जाएंगे। ये जो ट्रेंड है, ये जो इतनी भरमार है मुशावरत की सोशल मीडिया के ऊपर, आप इसको क्या समझते हैं? ये किस हद तक मस्बत है और किस हद तक ये मनफी है? अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हैं। उसकी जो बेसिकली रीज़न है, अगर आप देखें तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब भी आपको ज़्यादा एडवाइसेस मिल जाती हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं यस, कि अब कौन सी वाली ठीक है, बिल्कुल कौन सी ऐसे वाली ही। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं। सो बेसिकली सोशल मीडिया से हम क्या करते हैं, आजकल तो एआई का दौर भी आ गया है। बेसिकली हम एआई से भी पूछ लेते हैं कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है। ऐसे ही है। और और अगर वो आप भी क्या क्या मशवरे देते हैं फिर, अगर चैट जीपीटी से आप कुछ पूछ ले। एग्जैक्टली, लेकिन अगर एआई को हम देखें तो एआई एंड पे आपको एक चीज़ बताता है कि मे बी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो यस, ठीक ना हो, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली आप मार्जिन उसको छोड़ता है वो। यस डेफिनेटली। हम क्या करते हैं, हम रियलाई करते हैं डिपेंड कर दूसरों जाते पे। हैं। यस, जब हम दूसरों पे रियलाई करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम हम्म, कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम स्टक हो जाते हैं। ट्रू। तो जब स्टक हो जाते हैं उसके बाद हमारे पास कोई वे नहीं होता। जो भी फील्ड है, जिस फील्ड के लिए हम किसी से एडवाइस लेते हैं, हम वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो जब वो स्टक हो जाते हैं फिर हमें नहीं समझ आती, फिर हम मल्टीपल वेज देखते हैं, सोशल साइट्स पे जाते हैं ऐसे ही। और वहाँ पे हम जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको देख लेते हाँ, हैं। फिर उनकी अगर राय और मुशावरत सुने तो यस, बंदा लगता है वो भी रातों रात उसके सारे मसले जो है ना वो हल हो जाने। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, मैं समझता हूँ कि इंसान को खुद डिसीजन लेना बिल्कुल चाहिए। ऐसे। सुने सब की लेकिन माने दिल की। भैया, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। क्योंकि देखें, कोई भी बंदा आपको एडवाइस करता है वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक और अपने फील्ड के एक्सपोजर के मुताबिक वो आपको बताएगा। Obviously, ऐसे ही। उसका जो एक्सपोजर होगा वो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन वो जो शायद उसका बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, वो आपको एडवाइस करे एक बैड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। पॉइंट। ये वो चीज़ होती है जिस पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कहते हैं कि इस बंदे को एक एक्सपोजर है इस फील्ड का और हम ये इसकी बात मान के हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, आल दो कि वो फील्ड शायद हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल ना हो, yes। तो वो चीज़ हम इस तरह लेके चलते हैं जो कि हमारे लिए आगे इन फ्यूचर मुस्तकबिल में वो जो है तो हमारे नुकसानदेह साबित हो जाती है। रीज़न के फिर हम बहुत जल्दी फील्ड को स्विच करते हैं स्विच कर कि लेते नहीं हैं। ये काम तो मेरे लिए नहीं है, मैं कोई और काम जो है वो शुरू करता हूँ। अब आजकल अगर आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में ज़्यादातर हमारे नौजवान यूथ डिप्रेशन का शिकार हैं। उसकी बेसिकली रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि हम इस टाइम पे कंफ्यूज है कि एग्जैक्टली हमने करना क्या है, एग्जैक्टली हमने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है। एजुकेशन, अब देखें इसमें ना वालिदैन का भी एक बहुत बड़ा एक रोल है। बिल्कुल ऐसे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम देखते हैं कि वालिदैन बच्चे को कहते हैं आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं। बच्चे का शौक कहीं और होता है, किसी और फील्ड में होता है। तो वो बेसिकली रीज़न ये होती है कि फोर्स करके वो उस डिग्री तो वो मिल जाती है, बट द थिंग इज़ दैट कि वो इंटरेस्टेड नहीं होता उस फील्ड में। तो वो फिर उसके बाद मशवरे लेता है, अब मैं आगे क्या करूं, क्या करना है मुझे। स्पेशली तो फ़ौरन चले जाते हैं लोग। और हर बंदा अपने मुताबिक जो है जिसको जितनी समझ होगी वो उसको मशवरा देगा, नहीं तो ये फील्ड सेलेक्ट कर ले, इसमें तो बड़ा पैसा है। कोई दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये इसमें नहीं, फलानी फील्ड में आना, उसमें ज़्यादा स्कोप है। तो ये करते करते वो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। तो ये दूसरों से बहुत ज़्यादा मुशावरत करने लग जाना, अपने दिल की ना सुनना या अपने आप को ऑब्जर्व ना करना कि मेरी शख्सियत क्या है या मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ
इस चीज़ों को जब हम मद्देनज़र नहीं रखते तो हमारे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो खुद एतमादी भी जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, ये कितनी इफेक्ट होती है कि जब हम दूसरों से मशवरा लेना शुरू कर देते हैं, अपने आप को नज़रअंदाज कर देते हैं कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ। देखिए आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया की बात करें हम, तो वो क्या कंपैरिजन चल रहा है बहुत ज़्यादा कि फला बंदा सक्सेसफुल हो गया है, जल्दी हो गया है, बस मैंने इसको फॉलो करना है। हम उसकी स्ट्रगल नहीं देखते, बस हम कहते हैं जल्दी इन्फ्लुएंसर्स को yes, देख लें, जो व्लॉगर्स आए। डेफिनेटली। देखिए मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ उसकी। थॉमस एडिसन 1000 दफ़ा फेलियर उसने फेस किया, लेकिन जब उससे किसी ने पूछा कि आप 1000 दफ़ा नाकाम हुए हो और उसके बावजूद भी आप मतलब कोशिश कर रहे हो, हाँ। उसने कहा नहीं मैं नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 ऑफ न्यू वेज फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, अगर वो वहाँ पे लोगों की सुन लेता तो शायद दुनिया आज रोशनी से महरूम होती। ये बल्ब हमें ना मिला हुआ होता है, ये लाइट्स ना होती, ये जगमगाती दुनिया ना होती। ठीक है, अगर हम इस तरह बिल गेट्स को देख लें, अर्ली एजुकेशन उसकी, ठीक है, लेकिन उसने अपना वो विजन नहीं छोड़ा। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एलन मस्क का भी यही हाल है कि उसको लोगों ने बड़ा कहा ये तो पागल है, ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट कौन करता है। देखिए मुझे इसमें एक एग्जांपल और भी याद आ रही, एक स्टोरी याद आ रही है कि 1996 में अमेरिका में एक टीचर जो है तो बच्चों से पूछ रहा था कि आप लोगों ने क्या बनना है, क्या किसी ने कहा डॉक्टर बनना है, किसी ने कहा इंजीनियर बनना है, किसी ने अपनी अपनी फील्ड की। लेकिन बच्चे ने पूछा कि सर आप हमसे पूछ रहे हैं, ये बताएं कि आपने क्या बनना है इन फ्यूचर। तो वो टीचर मुस्कुरा के बोले कि वन डे आई विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो सारे बच्चे हंसने लग पड़े कि मतलब स्कूल टीचर कैसे हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट बराक हुसैन ओबामा। 2 दफ़ा उसे अमेरिका की आवाम ने प्रेसिडेंट बनाया एंड ही वाज अ स्कूल टीचर। तो ये हमारे लिए रोल मॉडल है कि आप ख्वाब बड़े देखें, लेकिन उसके साथ साथ ये जो कॉन्फिडेंस होता है, अब आप किसी को बताएं ना कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो हंसते हैं, हंसेगा और आप उसकी हंसी को वहीं पे आप कह देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, हाँ ये लोग मुझ पे हंस रहे मीन के मैं तो कुछ नहीं कर सकता। देखिए मेरा अपना जो ज़ाती एक पर्सनल ताल्लुक है वो एक गांव से है, और जब हम वहाँ पे हमें थोड़े से मेच्योर हुए, हमने खुद इस चीज़ में थोड़ी सी ग्रूमिंग की, तो हमें नेगेटिव थॉट्स बहुत मिले, ये फील्ड ठीक नहीं है, ये फील्ड छोड़ दो, इस फील्ड में आ जाओ, इस तरह का। लेकिन हमने वो अपना वो विजन नहीं छोड़ा। आज वही लोग जब हमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि यार आप एक स्टेज पे पहुंच गए, तो हम उनको कहते हैं कि स्ट्रगल है। जब ग्राउंड लेवल से आप स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं। ऑब्वियसली उसका तो ये जो होती है ना कि आप एडवाइसेस, फिर उसके बाद आपको कोई नेगेटिव एडवाइस दे दे तो आपको डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर जब डीमोटिवेट हो जाते हैं आप, तो उसके बाद आपके पास कोई और वे नहीं होता, फिर आप उस फील्ड को छोड़ देते हैं। अच्छा, ये जो हम लोगों के मशवरे ले लेते हैं, बाज़ दफ़ा पॉजिटिव भी होते हैं, अच्छे भी हमारे लिए होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान को सोच दी है, सोचने समझने की ऐसी स्ट्रॉन्ग सलाहियत दी है कि वो खुद भी ज़रा उसको फ़िल्टर कर सकता है, जज कर सकता है कौन सा मशवरा, कौन सी बात मेरे लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर किसी का मशवरा सुन के उस पर एज इट इज़ अमल करना, क्या ये अक्लमंदी होगी? इसमें हम बात करते हैं, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन इस पर हम बात करेंगे कि हम लोगों के मशवरे सुन के फ़ौरन उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, क्या उन मशावरत को फ़िल्टर करना भी ज़रूरी है या नहीं? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, क्या ज़्यादा मशवरे हमारे फ़ैसला साजी और ख़ुद एतमादी को मुतासर कर सकते हैं, इसी पे बात करें। हमज़ा हमारे साथ है। हमज़ा, मैं पूछना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग हमें मशवरे देते हैं, कुछ हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, तो क्या हर मशवरे पर अमल करना ज़रूरी है या उससे पहले से फ़िल्टर कर लेना चाहिए? अब मेरे ख्याल से इसको फ़िल्टर आउट करना चाहिए और माननी अपनी दिल की चाहिए। मशवरे सबसे लें, मशवरा लेना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन करना क्या एग्जैक्टली और कौन सा मशवरा आपने इम्प्लीमेंट करना है वो अपने दिल की माने आप, ये ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ ये भी कुछ लोग होते हैं आपको नेगेटिव मशवरे दे देते हैं फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। कुछ लोग होते हैं आपको पॉजिटिव दे देते हैं, आपको एक प्रॉपर एडवाइस मिल जाता है, दिखाते हैं, बंदे को लगता है कि मैं तो रातों रात जो है ना वो ये अपना टारगेट अचीव कर जाऊंगा। डेफिनेटली, लेकिन इसमें ये है कि फिर बंदा या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है या उसका वो कहते हैं बिल्कुल वो डिसबिलीव हो जाता है। एग्जैक्टली। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि आप किसी से मशवरा लें तो सोचें कि इसका मुझे बेनिफिट कितना है। सही। इस वक्त अगर मैं नौजवानों की बात करूं, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा तबका जो है वो हमारी यूथ है इस वक्त माशाल्लाह से, तो वो इस वक्त ज़्यादातर मुशावरत किन से कर रही है? अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों से, या सोशल मीडिया?
वेल ज़्यादातर जो हमारे नौजवान हैं, चूँकि मैं पाकिस्तान में 25,000 से ज़्यादा यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा हूँ। exactly. जब भी इस तरह कोई इशू होता है वो हमें अपने वो सीनियर्स को ज़्यादा बताते हैं, हाँ. जो इस फील्ड में हैं ऑलरेडी। okay. वो बताते हैं, अपने इश्यूज़ बताते हैं, जो भी ऑन गोइंग होते हैं। हाँ. वो पूछते हैं और हम उनको गाइड भी करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ना, पाकिस्तान में एक इस टाइम ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी ज़्यादा है। पाकिस्तान में जो है तो इस टाइम पे जो हमारी 65% यूथ है, वो उनका एक ड्रीम बना हुआ है कि हमने बस बाहर ही जाना है। ऐसे है। जब बाहर ही आपने जॉब करनी है तो पाकिस्तान में भी आप कर सकते हैं। यहाँ से बैठ के आप डॉलर्स कमा सकते हैं अगर आप सही तरीके से काम करें। तो वो एक राइट डायरेक्शन देना वो एक्सपर्ट बंदा ही दे सकता है अपनी फील्ड के मुताबिक। तो जब भी मैं समझता हूँ कि यूथ हमारे पास आती है, हम उनको एडवाइस करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो अपनी सीनियर्स के पास जाते हैं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास आते हैं। ठीक है, मैं ये समझता हूँ। ओके, यानी कि अपने सीनियर्स या अपने कोलीग्स के साथ ज़्यादा उनकी मुशावरत होती है। खुद एतमादी पे क्या असर पड़ता है, यानी कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे अगर हम ज़्यादा मशवरे लें, भले वो वालिदैन की तरफ से आ रहे हों, दोस्तों की तरफ से आ रहे हों, या हम ओवरऑल जनरली हम सोशल मीडिया पे देख रहे हो, तो हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कितना इफेक्ट होता है? वेल, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि फैमिली की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा होती है कि बस ये बंदा ये चीज़ करेगा। वो तो चाहते हैं डिग्री आ गई, अब बच्चा कामयाब। एग्जैक्टली। हाँ। लेकिन अगर देखें ना, इसमें एक चीज़ और भी है। हाँ। बच्चे को हम क्या कर देते हैं, स्टडी के साथ साथ ना उसे अर्निंग की तरफ भी ले आते हैं। सो जब वो अर्निंग की तरफ आता है तो वो स्टडी छोड़ देता है, क्योंकि उसके माइंडसेट जो बन जाता है वो एग्जैक्ट अर्निंग बन जाती है। ऐसे ही है, ये नहीं कि अर्निंग आप ना करें, लेकिन आप पहले अपनी एजुकेशन पूरी करें। तो मेरे ख्याल से जो एक कॉन्फिडेंस होता है, मतलब आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्या एबिलिटी पैदा की है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो वो जो इधर उधर के मशवरे होते हैं, एक तो वो आपका कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं। सेकेंडली आप उस फील्ड में जो है तो फिर उस तरह महारत नहीं हासिल कर सकते जिस तरह करनी चाहिए। सही। तो ये भी मेरे ख्याल ज़रूरी होता है कि आप अपनी दिल की सुने, जो आपको ठीक लगे अब वो करें। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अगर दूसरों से भी उन्हें कोई मशवरे मिल रहे हैं तो वो खुद भी बड़ा सोचना शुरू कर देते हैं। अब बहुत ज़्यादा सोचना जो है, क्या ये हमें बेहतर या बेहतरीन फ़ैसले की तरफ ले जाएगा, या फिर लोग इसको ओवर थिंकिंग कहेंगे? वेल, देखिए, एक होता है ना स्मार्ट थिंकिंग। हाँ। आप स्मार्ट सोचा करें। ठीक है। आप जो है ना पॉजिटिव होके स्मार्ट थिंकिंग करनी चाहिए। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, स्मार्ट थिंकिंग करनी। ओवर थिंकिंग जब आप करते हैं डेफिनेटली आप डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है आपको। वो कंपैरिजन का जो आपने जिक्र किया वो चीज़ भी एग्जैक्टली। तो वो जब वो चीज़ हो जाए आपसे फिर कोई भी काम नहीं होगा। जब आप डिप्रेशन में जाएंगे डेफिनेटली हर चीज़ आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। सोचते ही रहेंगे। अमली काम ये है ना कि आप स्टेप लें। जब आप स्टेप लेते हैं, एक स्टेप लें, एक कदम आगे बढ़ें, फिर दूसरे दिन 2 कदम आगे बढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता। फर्स्ट स्टेप है ना, वही मुश्किल होता है। वही मुश्किल है लाइफ में, वही पहला स्टेप ले लिया, बाकी तो मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें देखिए, इसमें ना हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि हम बच्चे को कॉन्फिडेंस दें। ठीक है, अगर वो एक चीज़ में उसके सामने फेलियर आ गया है, ना कि हम उसे ये कहेंगे बस ये आपसे नहीं होगा, ये फील्ड छोड़ दो, उसे मोटिवेट करें, उसे बिठाएं, उसे समझाएं। मेरे ख्याल से अगर एक बच्चे को उसके पेरेंट्स बैठ के समझाएंगे तो बच्चा समझ जाएगा, बजाय इसके उसके दोस्त और बाकी लोग समझाएं वो नहीं समझेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स समझाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो असर करेगा और वो समझेगा। स्पेशली फिर मदर की बात तो फिर बच्चे सुनते हैं, सही, बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स को भी जो है तो इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि वो अपने बच्चे की ग्रूमिंग के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बच्चे पे काम करें प्रॉपरली, उसके साथ उसको मोटिवेट करें जितना भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जानिब से हमें देखने को मिलता है कि वो हर फन मौला बने हुए होते हैं, हर फील्ड में वो अपनी जो ना वो वहाँ पे फिलॉसफी झाड़ रहे होते हैं। उनके मशवरों पे या उनके फ़ैसलों पर अमल कर लेना, क्या ये अक्लमंदी वाला काम होगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं इसको नहीं समझता। उसकी रीज़न क्या है, देखिए आजकल सोशल मीडिया पे जो है हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बना वो अपना कंटेंट बेच रहा है, ठीक है, और हम लोग चूरन बेचना किसी भी तरीके से, और हम लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हम जब उनको फॉलो कर रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे स्कॉलर्स हैं, ये नहीं कि सारे हम कह लेंगे जो पढ़े लिखे हैं वो भी नज़र आ रहे हैं कि जो वाकई ग्रेजुएट हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, और जो रातों रात स्पीकर बने हैं वो भी नज़र आ रहे हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें चीज़ ये आ जाएगी, सोशल मीडिया को हम फॉलो क्यों करते हैं मोटिवेशन के लिए? सोशल मीडिया को हमने क्यों ऐसा ट्रेंड बना लिया है कि बस जो भी एडवाइस है, जो भी चीज़ है, बस हमने सोशल मीडिया से लेनी। तो कभी भी मैं समझता हूँ आप हमेशा वो करें जो आपको ठीक लगता है। फेलियर आ गई, ये फेलियर नहीं है, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। बिल्कुल, ये फेलियर नहीं है। आप एक फेलियर, जिस तरह मैंने थॉमस एडिसन की एक एग्जांपल दी, ठीक है, अगर वो उस टाइम पे कह देता कि बस मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा, तो दुनिया कहाँ पे होती? फेल हो रहा हूँ तो अब मैं बस कर दूँ, कोई नया एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। एग्जैक्टली, तो दुनिया आज कहाँ पे होती? ठीक है, तो ये चीज़ आपका जो भी गोल है, आप उसको गोल सेट करें, उस गोल के लिए स्ट्रगल करें। पहला स्टेप मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन वो पहला स्टेप लें। अच्छा ना, हमारे बच्चे नौजवान जो हैं वो घबरा क्यों जाते हैं? यानी कि ये जो फर्स्ट स्टेप की हम बात कर रहे हैं, फेलियर, उनके माइंड में एक ही चीज़ है कि अगर मैं ये काम शुरू करूँगा या मैंने कोई किसी भी लाइफ को कोई भी डिसीजन हो सकता है, अगर मैं ये लूँगा तो मैं इसमें नाकाम हो जाऊँगा। सबसे पहला ये खौफ, ये उनके माइंड में बैठा हुआ होता है। दैट्स द रीज़न कि वो फर्स्ट स्टेप जिसके हम बात करें कि वो पहला स्टेप ले लिया, आगे तो मुश्किल ही नहीं है। तो ये डर, फेलियर का जो खौफ है, ये क्यों उनके अंदर से जा नहीं रहा? उसकी बेसिकली रीज़न है फैमिली एक्सपेक्टेशन। ठीक है, डर होता है कि अगर मैं इसमें नाकाम हो गया, फेलियर फेज आ गया, तो क्या होगा? अगर मैं इसमें कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा? आप कुछ सीख जाएंगे उससे। ऐसा ही है, उसमें अगर आप फेलियर आ गया, बिजनेस लॉस्ट हो गया, तो घर वाले क्या कहेंगे? अब्बू को क्या जवाब दूंगा? अपने जो बाकी फैमिली मेम्बर्स उनको क्या जवाब दूंगा? क्या मुंह दिखाऊंगा? वो चीज़ें होती हैं। आप एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले ही सोच लेते हैं कि बस मैंने इसमें नाकाम होना, तो वो फिर आप होंगे। ये हकीकत है, इट्स अ रियलिटी। कर लिया कि मैंने ये, मुझे नाकामी यहाँ से मिली। एग्जैक्टली, ये रियलिटी है। देखें, आप जब कोई भी काम स्टार्ट करें, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी कहते हैं कि अल्लाह ताला पे तवक्कल करें। आप कोई भी काम स्टार्ट करें, ठीक है, तो आप ये माइंडसेट क्यों बनाते हैं? के साथ करें ना। एग्जैक्टली, ये ज़रूरी है कि आप जो भी काम स्टार्ट करें, आप कहें कि यार मैंने 1 साल बाद ये गोल अचीव करना है। आप एक गोल रखें, उसके लिए स्ट्रगल करें। हमने पाकिस्तान में देखे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे करीबी दोस्त हैं जो कि मुझसे बहुत जूनियर हैं, लेकिन उनकी अगर अर्निंग इस टाइम पे देखें वो मुझसे ज़्यादा है, और डॉलर्स में। द थिंग इज़ दैट कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बेशक वो एक पोशीदा मेहनत कर रहे हैं, इस टाइम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, किसी को शो नहीं कर रहे, स्पेशली सोशल मीडिया, क्योंकि वो कहते हैं कि नज़र लग जाती है। फिर ये चीज़ होती है, क्योंकि पिछले दिनों में एक दोस्त का वो अपवर्क का अकाउंट देख रहा था। यस, अपवर्क का अकाउंट उसका मैं देख रहा था, तो मतलब $50,000 से ज़्यादा उसने अर्निंग की है 1 साल में। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो अपनी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी ज़रूरी होती है कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप एक माइंड सेट बनाएं कि बस मेरा ये गोल है, 1 साल में ये गोल मैंने अचीव करना है। ठीक है, आप जब ये सोचेंगे, 1 साल आपने प्रॉफिट का नहीं सोचना, आपने सिर्फ अपनी स्ट्रगल जारी रखनी और बेहतर से बेहतर की जानिब। ऐसा ही है, आप पहले सोचें कि जो भी अर्निंग हो मैंने ग्रोइंग की तरफ जाना है, वो इन्वेस्ट करना है, वो मेरे प्रॉफिट या मेरे वो सेविंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इस चीज़ पे हमारे नौजवान डरते हैं, बोल्ड स्टेप लेने से डरते हैं। ये इस टाइम पे बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की 65% से ज़्यादा यूथ है, और हम देखें तो उसमें से बेशतर हमारे ऐसे नौजवान जो PhD की हुई है उन्होंने, वो नौकरी के चक्कर में कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरियां तो आजकल वैसे ही नहीं है, ठीक है। और मैं ऑन एयर ये बात आज कर रहा हूँ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप उसको ग्रैब करें, ठीक है। मैं जिस फील्ड में हूँ, मैंने मेडिकल पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मैं मेडिकल की फील्ड में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री में, और ऑनलाइन ही कर रहा हूँ। मेडिकल सिर्फ ये तो नहीं कि डॉक्टर ने चीर फाड़ करना है, दवाइयाँ देनी है, और बहुत सारे साथ बहुत से हैं। और पाकिस्तान में इस टाइम पे मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, सिर्फ हमने यहाँ बैठ के बोलने वाले तो हमारा सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें इतने ज़्यादा और कैटेगरीज आ जाती हैं। तो अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। इसमें हमारे नौजवानों का एक ना माइंड सेट बन जाता है कि बस मैंने MPhil कर लिया, PhD कर लिया, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब देखनी है। मैं हमेशा उनको एडवाइस करता हूँ, जितनी भी मेरी यूथ है, कि आप गवर्नमेंट जॉब का सोचें ही नहीं, छोड़ दें गवर्नमेंट जॉब, आप बिजनेस का सोचें। देखिए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत की, ठीक है, उन्होंने कोई जॉब वगैरह नहीं की। तो ये वो चीज़ होती है जो कि आप सोचें, एक रोल मॉडल आप सोचें, ठीक है, ये ज़रूरी होता है बिज़नेस की तरफ आए। तो मैं समझता हूँ कि अब हमारे नौजवानों को चाहिए कि बिज़नेस की तरफ आएँ। ऑनलाइन बिज़नेस सेटअप आजकल ईजी हो गया है, उसकी तरफ आ सकते हैं। सही। अच्छा, ये बिज़नेस की तरफ आना है, इस पे डिसीजन लेना,
क्या इंडिविजुअल का फ़ैसला इसमें दुरुस्त है या ज़रा इसमें इज्तिमाई फ़ैसले पे जाना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर आपको बेहतर मुफीद मशवरा कोई दे सकता है तो वो आपके पेरेंट्स दे सकते हैं। बाकी अगर आप ये कहें कि मेरे बाकी रिलेटिव्स अगर कोई अच्छा मशवरा देंगे तो वो आपकी खुशफहमी हो सकती है, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं अपने पेरेंट्स को उसमें एतमाद में लें, और उसके बाद भी जो आपको अच्छा लगे, और हमेशा पेरेंट्स भी ये बात करते हैं कि बेटा जो आपको ठीक लगे आप वो करें, जो आपको ठीक लगेगा। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ऐसे दौर के हैं कि उस टाइम पे तो वो टेलीविज़न भी नहीं होता था, टेलीफोन भी नहीं होता था, पुराने दौर के पुराने वक्त, उनको आजकल आईटी का ख़ास कोई आइडिया नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमेशा दिल की सुननी चाहिए, पेरेंट्स के साथ मशवरा करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ कोई भी मशवरा नहीं करना चाहिए। सही। वर्क प्लेस की मैं बात करूं, जैसे ऑफिसेज हैं जो वहाँ की बात करूं, तो वहाँ पे ज़्यादा मशवरे लेने से क्या वर्क प्लेस पे हमारी जो कारकर्दगी है वो मुतासिर होगी या उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी? देखिए, फील्ड से रिलेटेड अगर आप कोई भी स्टक हैं, आपके सीनियर है, वो हमेशा कहते हैं कि अगर आपको कहीं भी हेल्प आउट की ज़रूरत है आप बताएं। लेकिन अगर आपको एक काम एक दफ़ा बता दिया जाता है और आप दोबारा पूछें, सही, तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो फिर ना आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। ठीक, अच्छा, कोई एक मशवरा दे दें नाज़रीन को जो उनके लिए बड़ा मुफीद साबित हो उनके लाइफ के अंदर, कोई एक मशवरा जो आपको लगता हो कि ये बड़ा कमाल का हो सकता है। मैं उनको अगर सच्चे दिल से कोई मशवरा दूँ प्रॉपरली, तो मैं यही कहूँगा कि बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करें, ओवर थिंकिंग से निकलें और एक स्टेप लें। ठीक हो गया। किसी भी फील्ड में हैं आप एक स्टेप लें, बोल्ड स्टेप लें। जो होगा नहीं होगा, गलत होगा, फेलियर होगा, वो देखा जाएगा। थैंक यू सो मच हमजा, थैंक यू वेरी मच, बड़ी अच्छी बात की। पॉजिटिव रहना, जैसे हमने भी शुरू में कहा कि आप जितना मस्बत रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में उतनी ज़्यादा निखार आएगा। तो पॉजिटिव रहेंगे तो ऑब्वियसली बाकी आपके तमाम जो फैसले, डिसीजन, काम है वो अच्छे होते चले जाएंगे। ब्रेक की जाने पड़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। अगला टॉपिक बताने से पहले आपके साथ हम एक रिपोर्ट शेयर कर लेते हैं। पंजाब से ये रिपोर्ट है, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो कारकर्दगी है ग्रीन बस के हवाले से, और उस पर रिपोर्ट बनाई गई है। आइए ज़रा देख लेते हैं। ग्रीन बस सर्विस वज़ीर आला पंजाब की तरफ से एक खूबसूरत तोहफ़ा है और बेहतरीन बुनियादी सहूलत है। उखाड़ा का नवाही इलाका मलगदा चौक और इसके गिरद नवाह में सिर्फ एक गर्ल्स कॉलेज मौजूद है, जो तकरीबन 25 देहात की बच्चियों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण है। लेकिन मुनासिब ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से वालिदैन अपनी बेटियों को कॉलेज भेजने से कासिर हैं। इलाका में किनों का कहना है कि यहाँ के ज़्यादातर लोग ज़राअत और मेहनत मजदूरी से वाबस्ता हैं, जिनके लिए मियारी और सस्ती सफरी सहूलत नागुज़ीर है। ये अपील है डीसी उकाड़ा साहब से और मुतलका MN रियाज़ुल हक जायज साहब से और मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब से कि जैसा कि ज़िला उकाड़ा को ग्रीन बसें दी गई हैं, तो काइंडली खुदा रहा ये एक बस या 2 बस इधर मलगदा चौक को भी दी जाए, ताकि अहले इलाका के लोग इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सके। आवाम ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब मलगदा चौक और इसके गिरदनवाह के लिए भी ग्रीन बस सर्विस फराहम करें, ताकि किसान, मजदूर और तलबा इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकें और तालीमी व माशी तरक्की का सफ़र जारी रह सके। कैमरामैन अली मुर्जा खिची के साथ फैसल जब्बार बगियाना, सच न्यूज़, मलगदा चौक, उकाड़ा। वेलकम बैक नाज़रीन, जहां हम देख रहे हैं वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो कारकर्दगी है, और ना सिर्फ हम ग्रीन बसेस के हवाले से बात करें, ओवरऑल अगर हम पंजाब में देखें तो उनकी जो कारकर्दगी है, उन्होंने जो खिदमात, जो काम सर अंजाम दिए, ऑब्वियसली उस पर हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। और स्लोली ग्रेजुअली तमाम तर काम होते हैं, ओवर द नाइट कभी भी कुछ नहीं होता, बट उनकी काविशें जो हैं वो यकीनन जारी हैं। वेल, टॉपिक की जानिब आते हैं। आज का नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, फिजियोथेरेपी पे हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा, फिजियोथेरेपी की जब बात आती है तो ऑब्वियसली लोग इसको एक बेहतरीन ज़िंदगी के साथ कनेक्ट करते हैं कि दर्दों से निजात होती है, या फिर जो ख़ासकर लोग गेम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, स्पोर्ट्स में, उनके लिए कहा जाता है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास बहुत ज़्यादा रूटीन से है जो है वो जाते हैं। और आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, आई थिंक हमें तो आए दिन फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। हमारी ज़िंदगी के साथ इनका क्या कनेक्शन है, किस तरह से हम बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि आप हर बंदे से पूछें तो कहीं ना कहीं उसे जो है ना वो बॉडी में पेन किसी न किसी चीज़ को लेके, पोस्चर्स को लेके उसका जो तकलीफ़ है वो ज़रूर होगी। तो आइए ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर
साहिल अहमद साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक। आप ठीक हैं? बताइएगा, फिजियोथेरेपी की हम बात करते हैं, पहले तो ज़रा इसको सादा अल्फाज में एलेबोरेट कर दें ताकि हमारे कुछ व्यूवर्स बड़े सादा होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती, तो उनकी आसानी के लिए कि फिजियोथेरेपी है क्या और किस तरह ये इलाज में, यानी हमारे अगर कहीं दर्द है तो उसमें ये बेहतर साबित होती है। देखिए, फिजियोथेरेपी एक नई फील्ड है जो पाकिस्तान में इन हो चुकी है काफ़ी टाइम से, ठीक है। और इसमें ना तो हम आपको मेडिसिन देंगे, ना तो हम आपकी सर्जरी करेंगे, ठीक है। सर्जरी और मेडिसिन के अलावा जो आपका ट्रीटमेंट हो रहा है वो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें हम आपकी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाते हैं, आपकी मूवमेंट को बेहतर करते हैं, आपके पेन को रिलीफ देते हैं विदाउट मेडिसिन, कि आपने दवाई नहीं खानी, आप हमारे पास आएँ, हम आपको मूवमेंट करवाएंगे, पेन फ्री मूवमेंट होगी और आप अपनी लाइफ में दोबारा से सेटल हो जाएंगी इजीली। यानी सादा और आसान अल्फाज में, बिना ढेर सारी दवाइयाँ खाए या वो जो इंजेक्शन और इतने डब्बे दवाइयों के खाने पड़ते हैं या सर्जरी से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, उसके अलावा जो है वो आप बिल्कुल उसके बगैर आपका इलाज यकीनी बनाया जा सकता है। किन बीमारियों में या कौन से ऐसे जिस्मानी मसाइल हैं जिसमें फिजियोथेरेपी की मदद ली जाती है? देखिए, आजकल तो घुटनों की बीमारी बहुत ज़्यादा है, घुटने लेके लोग पहले बैठे तो हुए कहते थे हैं, बुजुर्गों में, अब तो नौजवानों में भी है। नी पेन है, घुटने का दर्द, पट्टों का, शोल्डर पेन, गर्दन का दर्द, शोल्डर, बिल्कुल। अर्थराइटिस की बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। अब डॉक्टर सजेस्ट ये मेडिसिन पे ले आते हैं और सजेस्ट करते हैं कि आप सर्जरी करवा लें अगर पेन नहीं रुक रहा आपका, तो हम कहते हैं कि आपने सर्जरी नहीं करवानी, अब हमारे पास लोग डरते भी है सर्जरी बिल्कुल का, ऐसा ही है, तो एक अलग खौफ आ जाता है। और सर्जरी से ये होता है ना कि फिर आप बेड पे हो जाते हैं, हम आपको बेड से उठाते हैं कि आपने बेड पे लेटना नहीं है, आपने बेड से उठना है। सही। अच्छा, जैसे मैंने अभी बात की कि पहले तो ये जो जोड़ों का दर्द है वो हमें बड़े बुजुर्गों में हमें सुनने को मिलता था, लेकिन अब तो नौजवानों में भी ये चीज़ें, खासकर जैसे फ्रोजन शोल्डर की बात करें, कमर दर्द की बात करें, ये हमारे जो गर्दन का दर्द है मोस्टली, इसकी बात करें तो बेसिक वजूहात क्या है कि नौजवानों में भी ये दर्द शुरू हो गए? देखिए, आजकल आपने देखा होगा कि नौजवान जितने भी यूथ है, मोबाइल फ़ोन और पीसी, लैपटॉप, उस पर बाउंड है। अगर आप देखें तो गेम्स खेल रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है, मोबाइल फ़ोन का पोस्टर क्या है, नीचे देख के कर रहे हैं, स्लाउच पोस्टर है, ऐसे सुकून से। अच्छा, इससे न सिर्फ नौजवान, फिर तो इससे बच्चों का पोस्टर भी खराब हो रहा है। बच्चे भी अफेक्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनके पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं, नेक में उनको पेन हो रहा होता है। तो बेसिकली क्या है कि आईसाइट पे भी असर पड़ता है, बिल्कुल। इस तरह उनकी क्या कहते हैं, मसल वीक हो जाते हैं, फिर जब मसल वीक होता है फिर वो दर्द निकल आता है उनको, फिर वो कमर का दर्द हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, उनका पोस्चर ठीक नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं कि आपने घर में क्या कहते हैं बिल्कुल बैठे हुए हैं तो आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस आप देखिए आजकल तो सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। जो भी क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हैं जो पीसी पे वर्कआउट कर रहे हैं बेसिकली, तो उसमें ये है कि वो टोटली बैठे हुए हैं, पोस्चर ठीक नहीं है उनका, वो बिल्कुल या तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे अपने पोस्चर को ठीक करेंगे या फिर बिल्कुल झुक के बैठ जाएंगे, उससे सारा अफेक्ट उनके नेक, गर्दन, उनके शोल्डर, उनके पट्टों पे, उनके आर्म्स पे, उनके बैक पे आ रहा है। तो बेसिकली यही है कि हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल हमारी मॉडिफिकेशन नहीं हो रही है ना। अगर आप अब के बच्चों को देखें या वो नौजवान जिनका आपने जिक्र किया कि ज़्यादातर ऑनलाइन वर्क है तो उन्होंने सिस्टम पे बैठे रहते हैं उनके सामने, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ना, बिल्कुल अजीब से वो शोल्डर जैसे वो झुके हुए होते हैं या गर्दन बिल्कुल ऐसे लटकी हुई होती है, इवन छोटे छोटे बच्चों का ऐसा पोस्चर होता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, हम लोग क्या करते हैं, आसानी ढूंढते हैं, सुकून ढूंढते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं जिस तरीके से हम लोग ईजी हैं वैसे काम करें। अब जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं मोस्टली इसी पेन के साथ आ रहे हैं कि हमारा जो वर्क है वो लैपटॉप पे है, या मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे क्या कहते हैं असाइनमेंट्स वगैरह बनानी पड़ती हैं, मैं टोटली बाउंड हूँ, मोबाइल फ़ोन पे बाउंड हूँ, ठीक है। तो टोटल उनका पोस्चर क्या है, ये पूरा नीचे तक के, तो वो स्ट्रेस पड़ा है ना आपकी गर्दन पे, शोल्डर पे स्ट्रेस पड़ा है। जब वो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा आपके मसल इनएक्टिव होते जाएंगे। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल बच्चों का या नौजवानों का ये पोस्चर जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो इसको सही कैसे किया जाए, वापस उसको उसकी जगह पे कैसे लाया जा सकता है? देखिए, उसके लिए ना हम ट्रीटमेंट्स परफॉर्म करते हैं। पहले तो हम असेस करते हैं, ठीक है, कि कौन सा मसल अफेक्ट कर रहा है, बॉडी में डिफरेंट मसल्स हैं, हम हर मसल को टेस्ट परफॉर्म करते हैं, हम चेक करते हैं कौन सा मसल इन्वॉल्व है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेन रिलीफ पे आते हैं। हमारे पास मोडालिटीज़ होती हैं, हम लोग हीटिंग पैड, टेंस, अल्ट्रासाउंड, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम मैनुअल थेरेपी पे आते हैं, हम अपने हाथों से आपको क्योर करते हैं। क्या बात है। जॉइंट मोबिलाइजेशन देंगे आपको, टेक्निक्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है, मैनिपुलेशन करेंगे, ये वर्ड्स हैं जो मैं बता रही हूँ। मगर हम प्रॉपर 1 घंटे का 40 मिनट्स का सेशन देते हैं, उस 40 मिनट्स में पेशेंट बिल्कुल रिलीफ होकर जा रहा होता है। यानी आप लोगों के फिंगर टिप्स
पे जो है वो शिफा है। बिल्कुल हम कहते ऐसे हैं ही है। जो दवाइयाँ उसमें होता है लेकिन आप लोगों के हाथों में बिल्कुल, शिफा है। बिल्कुल। दैट्स रियली ग्रेट। हर दर्द के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना ज़रूरी है या कुछ साथ साथ मेडिकेशंस भी होती है कुछ पेन में? हर दर्द के लिए आप कह सकते हैं अगर आपको बॉडी में कहीं पेन है ना तो फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहले आएँ। ओके। मेडिसिन में आपको सिर्फ क्या मिलेगा, पेन किलर्स, ये ब्रॉल वगैरह देते हैं ताकि पेन आपका रिलीव हो जाए, बट स्टिल पेन तो आपको 2 दिन के बाद वैसे ही रहेगा ना। जब तक वो दवाइयों का असर है तब तक बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास हैं, हल्का सा घुटने में, नी में भी पेन हो रहा है, आप आएँ चेक करवाएं, क्या पता आपका जो मसल है वो इनएक्टिव हो, आपका मसल काम ना कर रहा हो तो उसको एक्टिव करवा देंगे, पेन फ्री मूवमेंट्स करवा देंगे। हाँ, यानी दवाइयों की जाने से पहले आप फिजियोथेरेपी में फिजियोथेरेपिस्ट बिल्कुल। का ज़रा रुख करें ताकि वो ढेर सारी दवाइयाँ खाने से बच जाएं। क्रॉनिक पेन यानी जो पुराने दर्द हैं बहुत ज़्यादा, जिन्हें ये दवाइयाँ हम खाते रहते हैं और थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते तो ऑब्वियसली वो दर्द पुराने हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कहा कि कुछ टाइम तक रहता है असर जो दवाइयों का है, वो जो भी एक इसका 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे जो भी उसका वो असर है वो ऑब्वियसली रहेगा। तो पुराने जो दर्द हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है? क्या वो भी फिजियोथेरेपिस्ट से वो ख़त्म हो सकते हैं या साथ उसके फिर कोई और ट्रीटमेंट आप चलाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। जो हमारा क्रॉनिक पेन है, जो मतलब आप समझ लें कि 3 महीने के बाद पेशेंट आ रहा है या साल बाद के बाद आप उस 3 पेन को, साल 5 साल बुजुर्गों को देखें ना, वो टोटके अपने करते रहेंगे। बिल्कुल, जो अर्थराइटिस का केस है हमारे पास, ठीक है, पेशेंट अगर 3 साल के बाद भी आ रहे हैं, उस पेन को ट्रीट करने के लिए हमारा जो प्रोटोकॉल है ना, जो हम प्लान परफॉर्म करते हैं, हम उनको ये नहीं कहते कि 1 दिन में आपको आराम आएगा, कि 3 साल की बीमारी 1 दिन में ठीक नहीं होगी, वो 3 साल बाद आप 3 साल आपने इस बिल्कुल। बीमारी के साथ दोस्ती रखी है तो 3 दिन या 3 हफ्तों में तो फिर उम्मीद बिल्कुल ना ठीक रखें। नहीं होगी। उसके लिए आपको 3 मंथ्स आना पड़ेगा, 3 मंथ्स आपको आना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता पहले तो हम आपके पेन को रिलीफ देंगे, फिर हमारा पेन रिलीफ का काम नहीं होता, आपके जो मसल्स है ना, मेन काम ही मसल्स का बॉडी में, बोन्स के साथ, हम आपकी मसल्स को एक्टिव करेंगे, स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेकर आएंगे ताकि उनमें जान आए। जब उनमें जान आएगी तो आपकी बीमारी दोबारा नहीं होगी, आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो हम पेन के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग पे भी वर्क कर रहे होते हैं ताकि आप चल फिर सकें। यानी वो वक्त दर्द को नहीं भगाना, उसको मुकम्मल ख़त्म करना, बिल्कुल, ताकि दोबारा से वो वापस ना आए। बिल्कुल। जो स्पोर्ट्स में होते हैं, खेलों के दौरान भी ऑब्वियसली बहुत सारी चोटें जो है वो प्लेयर्स को लग जाती हैं, तो उसमें भी फिजियोथेरेपी का बड़ा रोल होता है? बिल्कुल होता है। देखें, आप देखेंगे ड्यूरिंग द स्पोर्ट इंजरी हो जाती है, वहाँ पे भागता हुआ सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट आ रहा होता है, वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो परफॉर्म हो रहा होता है फिजियोथेरेपिस्ट कर रहा होता है। एंकल स्प्रेन हो गया, आप ऑन द स्पॉट तो हम रिलीफ दे देते हैं पेशेंट को, कि ताकि जो एथलीट है उसको वहाँ पे रिलीफ हो जाए और दोबारा वो गेम खेल सके। फिर बाद में प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। हम पेन को रिलीफ नहीं करते, फिर हम उसके मसल्स पे वर्क करते हैं, क्योंकि मसल्स अफेक्ट कर रहे होते हैं। मसल्स, उनका टेंडन, उनका लिगामेंट, जो बॉडी के पार्ट्स है ना, उनको हम रिकवर कर रहे होते हैं। वो स्ट्रेंथन होगा तो दोबारा जाके जो एथलीट है वो खेल सकेगा। अगर वो स्ट्रेंथन नहीं हो दोबारा इंजरी हो जाएगी। तो हम स्पोर्ट्स में भी एथलीट की स्ट्रेंथनिंग पे वर्क कर रहे होते हैं पेन को रिलीव करने के बाद, ताकि वो इंजरी दोबारा से ना हो। अच्छा, अगर कोई खुदा खासा कुछ चोट लग गई है या कोई दर्द है, तभी हमें एक थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या वैसे भी एक वो नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं ना रूटीन चेकअप के लिए भी चक्कर लगा लेना चाहिए? रूटीन चेकअप के लिए आप आए हमारे पास, क्योंकि देखें हमें नहीं पता होता हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे लेट रहे हैं, हमारे बैक में भी पेन होगा, हम पेन किलर लेके छोड़ देते हैं। तो हर 2 मंथ्स के बाद आएँ, चेक करवाएं, अपने मसल्स को असेस करवाएं कि आपका मसल्स वीक तो नहीं हो रहे, क्योंकि देखिए मसल वीक हो गए ना तो आगे जाके जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ना, आपका मसल काम करना छोड़ देगा। फिर जब एज बढ़ेगी आप तब हमारे पास आएंगे तो तब रिकवरी बहुत लेट हो जाएगी। स्टार्ट में रिकवरी, एक्यूट में स्टार्टिंग में रिकवरी जल्दी हो जाती है, बाद में रिकवरी नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है रिकवरी के लिए, फिर बहुत टाइम लगता है, पेशेंट खुद थक जाता है कि मैं बार बार आ रहा हूँ। अच्छा, कोई आसान एक्सरसाइज आप लोग क्या रेकमेंड करते हैं, खासकर जिन लोगों को ये घुटने में बहुत दर्द रहता है, कमर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, कंधों में दर्द रहता है, खासकर जो लोग काम करते हैं या बैठने का उनका ज़्यादा है, तो कोई आप लोग रेगुलर कोई एक्सरसाइज भी रेकमेंड करते हैं कि आप साथ साथ करते रहा करें? बिल्कुल, हम उनके एक्सरसाइज के बाद, सेशन के बाद हम क्या करते हैं, हम एक पूरा होम वर्कआउट प्लान देते हैं, होम सेशन प्रोग्राम देते हैं कि देखिए घर में जो हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ें आपने परफॉर्म करनी है इतने टाइम तक के लिए, ठीक है, और आपने इससे ज़्यादा परफॉर्म नहीं करनी। जो हम यहाँ परफॉर्म करें वो आप खुद नहीं कर सकते हैं, बट जो हम आपको प्रोवाइड करें, लाइक आपने शोल्डर रोटेशंस करनी है, आपने अपने कंधों को हिलाना है, ठीक है, रेपिटेशंस करनी है, ओके, तो वो आप परफॉर्म घर में करेंगे।
हम स्ट्रेचेस बताते हैं पेशेंट्स को बैक पेन के लिए, नी पेन के लिए, कि आपने ये घर में परफॉर्म करना है, और साथ साथ हम उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ एक्सरसाइज जैसे आपने कहा कि घर में परफॉर्म करनी होती है, तो अगर किसी ने कोई गलत एक्सरसाइज कर दी तो वो तो लेने के देने पड़ जाएंगे उसको? हम तभी वो बताते हैं जो पेशेंट इजीली परफॉर्म कर सकता है, कि आपने खाली कंधे को मूव करना है, वो तो आप आराम से कर सकते हैं ना, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, वो तो आप मूव कर लेंगे। अब हील है, हील को स्लाइड करके खड़ा करना है अपनी नी को, फिर आपने लेटाना है, ठीक है, वो इजीली आप कर सकते हैं। ब्रिजिंग जिसको हम बोलते हैं कि आपने कमर को उठाना है ऊपर, फिर नीचे रखना है, ये पेशेंट आराम से कर सकते हैं। हम इनको वही बताते हैं जो घर के लिए वो इनके लिए इजी होती है। डॉक्टर साहब, हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन मज़ीद हम ये जो आपको दर्दें होती हैं उससे निजात के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का जो रोल है वो क्या हो सकता है, किस तरह से ये हमारी हेल्प कर सकते हैं, इस पर मज़ीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे थे फिजियोथेरेपी, दर्द से निजात और एक बेहतर ज़िंदगी जो है वो हमने अडॉप्ट करनी, तो उसके लिए एक बेहतरीन ये रास्ता है फिजियोथेरेपी का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो दवाइयाँ नहीं खा सकते, उनको मेडिसिन लेने से डर लगता है, घबराते हैं, या अगर मज़ीद ट्रीटमेंट की जानी पड़े तो सर्जरी से वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो तमाम इन चीज़ों के बगैर, यानी कि आपने कोई दवाई नहीं खानी, कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, कोई आपकी सर्जरी नहीं होगी और आपको दर्द से निजात मिल सकती है, उसमें फिजियोथेरेपी का कितना अहम रोल है और किस तरह से ये सारा प्रोसीजर होता है, इसी पे बात करें। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, बताइएगा कि क्या फिजियोथेरेपी के कोई कुछ और टाइप्स भी हैं जिनको समझना ज़रूरी हो? बिल्कुल, देखिए फिजियोथेरेपी में ना हमारे पास डोमेन्स आते हैं, ओके, जिसमें हम मस्कुलोस्केलेटन को भी डील कर रहे हैं, ठीक है, हम आपके एज ऑर्थोपेडिक फिजिकल थेरेपिस्ट भी वर्क कर रहे हैं, आपकी बोन्स को भी डील कर रहे हैं, पीड्स बच्चों को भी डील कर रहे हैं हम लोग, ठीक हो गया, हम स्पोर्ट्स को भी डील कर रहे हैं। बच्चों में क्या मसले आते हैं? बच्चों में देखिए मोस्टली ये होता है ना कि सीपी चाइल्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, बचपन से ही ग्रोथ नहीं हो रही, हाइपरट्रॉफी हो गई है आफ्टर द बर्थ, तो ये चीज़ें काफ़ी बच्चों में आ रही होती हैं, तो वो तो बेड रिडन होते हैं, उनको फिर हम प्रॉपर एक मतलब समझ लें 5 to 6 years लगते हैं हमें उनको ठीक करते हुए, उनको चलाते हुए, ओके, ताकि वो सही से वॉक कर सकें, सही से मूवमेंट परफॉर्म कर सकें, स्कूल जा सकें। तो टोटली हम इसका नॉर्मल जिंदगी गुजारें। बिल्कुल। साथ हमारे पास कपिंग है, हम लोग के टेपिंग करते हैं ताकि पेन रिलीफ हो जाए पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट की साइकी होती है पेन नहीं जा रहा हमारा, शाम को दोबारा हो गया, हम क्या करें, उसके लिए हम के टेपिंग भी कर लेते हैं, ऑक्यूपंचर है, ड्राई नीडलिंग है, ये सब हमारे ही उसमें आती है, डोमेन में आती है। हम पेशेंट के पेन को रिलीव करने के लिए, ताकि वो दवाई ना खाए, सही, हम ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। दवाइयों से ऑब्वियसली लोग घबराते हैं और एक आधी दफ़ा चले ठीक है, लेकिन मुसलसल, और कहते हैं पेन किलर और ये चीज़ें तो मुसलसल खानी भी नहीं चाहिए, और बहुत अफेक्ट करते हैं ना बॉडी पे, इसके मज़ीद इसके नुकसान जो हैं वो आ सकते हैं। किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आपके पास आ रहे हैं? अभी आजकल तो यंग यूथ आ रही है। किस पेन के साथ? ये बैक पेन के साथ, शोल्डर एक्स के साथ, नेक स्टिफनेस के साथ, मतलब कमर में दर्द है, ये जो पट्टे हैं हमारे वो कमज़ोर हुए हुए हैं, खिंचा हुआ है, गर्दन नहीं मूव कर रही, ठीक है, फिर वो एक पोस्चर में लेट के उनके जो हिप के मसल्स हैं वो भी वीक हो रहे हैं, तो फिर मूवमेंट नहीं है, तो फिर आपके पता नी में भी पेन आ रहा है उनके, तो मोस्टली यूथ ही आ रही है। या फिर एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं कि हम जिम जा रहे हैं तो भाई वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, जिम भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपके मसल स्ट्रांग होते हैं, मगर अगर आप जिम भी जा रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर कर रहे हैं ना आप, देन इट विल हेल्प यू अलॉट, वो आपको हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि वो हर मसल को ट्रेन करेगा और आपको इंजरी भी नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं ना हमने मतलब जिम में लोग जाते हैं तो वो काफ़ी इंजरी करवा के बैठ जाते हैं, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के चक्करों और में, वो ओवर रेपिटेशंस करके आप कह लें, यहाँ पे गलत सेट लगा के उनकी पेन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप जिम भी जा रहे हैं तो आप फिजिकल थेरेपिस्ट के अंडर सुपरविजन में करवाएं वर्कआउट अपना, तो ये होता है कि उससे आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करती है। सही। हम तो आप समझ लें 40+ 50+ जो ओल्ड पेशेंट्स आते हैं, बूढ़े लोग आते हैं, हम उनको भी जिम लेके जाते हैं, ऐसे साथ हमारा जिम है, हम करवाते हैं, क्योंकि मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है ना हमने, मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। निगरानी में एक डॉक्टर की ज़ेर निगरानी हो रहा है ताकि खुदा न खास्ता कोई इंजरी ना हो। बिल्कुल। तो अंडर सुपरविजन में लाजमी करें, जाएं जिम भी जाएं, वर्कआउट भी करें, प्लस अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। पोस्चर, हमारा जो पोस्चर है ना वो ठीक हो जाएगा तो सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। हम पोस्चर पे ध्यान नहीं देते, दर्द होता है तो बस पेन किलर खाई छोड़ दिया ताकत की गोलियां खा ली, चलो जिसम में ताकत आ जाएगी, कुछ अरसे जो है दर्दें नहीं होगी तो हाँ बिल्कुल ठीक है।
बाद में फिर से वो रूटीन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। प्रेग्नेंट लेडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो क्या ड्यूरिंग हमल उन्हें साथ साथ कोई थेरेपी लेनी चाहिए? देखिए मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं उनके बैक में बहुत पेन होता है, तो हम कहते हैं कि आएँ ताकि हम ऐसा वर्कआउट करवाएं आपको, या हम जी। आपको ऐसी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएं हाँ। जिससे आपका जो कमर का दर्द है ना वो ठीक हो जाए। फिर आपको पता है ड्यूरिंग डिलीवरी हमारे जो हिप के मसल्स हैं उनका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है। Obviously. तो हम क्या करते हैं, हम कीगल एक्सरसाइजेस होती हैं हमारे पास, हम फीमेल्स को वो परफॉर्म करवाते हैं Okay. ताकि ना तो उनको पेन हो ड्यूरिंग प्लस प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अच्छा। और डिलीवरी भी इजीली हो जाए। ओके। तो उनको ये चीज़ फिजियोथेरेपी इसमें हेल्प आउट करेगी। और आफ्टर डिलीवरी में आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, उस मसल्स को रिकवरी करने के लिए भी हम आपके लिए बैठे हैं। जैसे कुछ लोग हैं, उनका यानी कि अगर ऑपरेशन वगैरह ये बिल्कुल, हुआ है बिल्कुल। या इंजेक्शन नॉर्मली उनको बैकबोन में लगते हैं, बिल्कुल। उसके भी काफ़ी आपको आते हैं। साइड इफेक्ट्स होते हैं बिल्कुल, बाद बैक पेन होता है ना हमारा, मोस्टली तो होता ही बैक पेन है। में। तो हम फीमेल्स को बैक पेन रिलीफ वर्कआउट्स करवा रहे होते हैं, एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं, उनके कीगल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनका जो मतलब जो हिप एरिया है हमारे पास हम उनको बेहतर बना रहे होते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज से। बिल्कुल। तो ऐसी कोई एक्सरसाइज खवातीन वो घर में भी कर सकती हैं? नहीं, अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल्स की बात करती हैं या After वुमेन्स की बात, pregnancy। अच्छा आफ्टर प्रेगनेंसी होता है वो भी अंडर सुपरविजन होता है। अच्छा, वो भी सुपरविजन बिल्कुल, में। किसी का सी सेक्शन हो रहा होता है, हाँ। किसी की नॉर्मल होती है, बट वो डिफरेंट होता है ना, ओके। पेन बेयरिंग डिफरेंट होती है। हाँ। तो हम कहते हैं वो अंडर सुपरविजन ही हो तो बेहतर है, खुद घर में कुछ ना करें। यानी घर में आप नीम हकीम ना बने तो ना अच्छा है, बने, बिल्कुल, वरना बिल्कुल। लेने के देने पड़ जाएंगे। मुख्तलिफ टोटकों पे हम आ जाते हैं, तो ये टोटके आप रेकमेंड करती हैं दर्द के लिए? नहीं, वो तो सिर्फ टेम्पररी सा है ना। हाँ। टोटका आपने यूज़ किया तो वो क्या करेगा, वो खाली वक्ती तौर पे आपको आराम दे देगा, मगर आप देखेंगे 1-2 दिन के बाद दोबारा आपको वही दर्द होगा, यानी 1 दिन के बाद या हफ्ते बाद वही दर्द दोबारा आपका आ रहा होगा। तो कोशिश ये है कि जो रूट कॉज है, जड़ है, हमने दर्द को वहाँ तक जड़ से ख़त्म करना है। हाँ। जब तक वो चीज़ ठीक नहीं होगी आपका दर्द तो वैसे का वैसे ही रहेगा। आप रूट कॉज जड़ को तो नहीं निकाल रहे कितने ना। हमारे लोग हैं जो अवेयर हैं कि भाई दवाइयों से बेहतर है कि हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं? लोगों में अवेयरनेस आ रही है? आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, लोग आ रहे हैं। अब जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं वो भी आ रहे हैं और यूथ भी आ रही है, ताकि वो बुजुर्गों के लिए तो अपने- बहुत ही ज़रूरी है। बहुत और ज़्यादा। नॉर्मली हम घर देखें तो हमारे स्टेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बिल्कुल, उस वजह से बिल्कुल। भी। और आपको पता है हम तो लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, अगर हम स्टेयर्स को यूज़ करें, नॉर्मल यूथ की बात करें, जो हम यंग जनरेशन हैं, ठीक है, अगर वो स्टेयर्स का यूज़ करेंगे ना, उनको घुटने की बीमारी कभी नहीं होगी। भाई हम ऑफिस में करते हैं, हम लिफ्ट का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, हम ज़्यादा स्टेयर्स का आने जाने में इस्तेमाल करते उससे ये ना कि आपके मसल स्ट्रांग हो रहे होते हैं, हैं। आपकी लेग स्ट्रांग हो रही होती हैं, तो वो आपको नी पेन वगैरह नहीं होगा। नहीं होते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं होता। आगे का पता नहीं, बुढ़ापा जब आएगा तो ऑब्वियसली शुरू हो सकते हैं। बुजुर्गों के लिए रेगुलरली ये थेरेपी होनी चाहिए? उनके पेन के अकॉर्डिंग, अच्छा, पेन के अकॉर्डिंग, कि उनकी कंडीशन क्या है, ठीक है। पेन कैसा है। सब नॉर्मली होता है कुछ- ना कि किसी न किसी बीमारी में, जैसे ये ब्लड प्रेशर की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, या कार्डिक का इशू होता है, दिल के अमराज होते हैं, इस तरह। तो उसमें आई फिजियोथेरेपी हम करवाते हैं। ओके। अब वहाँ पे हम पेन को रिलीफ तो हमारा एक फैक्टर होता है, हम मसल स्ट्रेंथनिंग पे जाते हैं। डायबिटीज़ में अगर आप देखेंगे तो पेशेंट का जो मसल है ना वीक हो जाता है, बहुत कमज़ोर तो हो जाते उससे ये होता है कि हम लोग उनको ऐसी एक्सरसाइजेस करवाते हैं, मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हैं। ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, उससे आपकी जो शुगर है वो भी कंट्रोल हो जाती है, प्लस मॉडिफिकेशंस हम करते हैं लाइफस्टाइल, कि आपने अपनी डाइट कैसे लेनी है। अच्छा, ठीक डाइट है? भी साथ रेकमेंड बिल्कुल, करते हैं? बिल्कुल, ओके। डाइट लाजमी हम रेकमेंड करते हैं, क्योंकि देखिए मोस्टली आप देखेंगे ओवरवेट भी आ रहे होते हैं। हाँ। हम उनको अच्छा, डायबिटीज़ में हमने देखा है कुछ लोगों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और कुछ लोग वीक होना शुरू हो जाते हैं। डाइट से ही ये नहीं बैलेंस होती। नहीं रहते। बिल्कुल, डाइट से ही नहीं होती। हाँ। प्लस टोटली ये होता है कि ना कि आपकी लाइफ टाइम जो मॉडिफिकेशंस होती हैं, जी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं, कि हम घरों में लेट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम ख्याल नहीं रख रहे हैं, कोई जब दिल activity किया, नहीं है। बिल्कुल, ना वॉक हम करते हैं, तो इसकी वजह से ये क्या होता है कि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल भी नहीं हो रही थी, हम इंसुलिन पे आ जाते हैं। इंसुलिन भी रिवर्सेबल है, जो इंसुलिन लगाते हैं वो इंसुलिन भी ख़त्म हो जाएगी उनकी। आप एक दफ़ा फिजिकल थेरेपिस्ट को दिखाएं जाके। भाई एक दफ़ा चक्कर तो लगाएं, विज़िट तो करें। डॉक्टर साहबा का कहना है कि आप दवाइयाँ जो है वो बिल्कुल भूल जाएंगे। लोगों का ये माइंडसेट, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि भाई ओवर द नाइट रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि वो शायद दवाइयाँ खा के उसके आदी हुए होते हैं कि मेडिसिन ली, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद उन्हें बिल्कुल रिलीफ मिल जाता है। तो फिजियोथेरेपी के जो नताइज हैं वो कितने टाइम बाद, मतलब उसका कितना अरसे बाद
वो इफ़ेक्ट उसका ज़ाहिर होना जो है वो शुरू हो जाता है, और लोगों को ये बताना कितना ज़रूरी है कि ओवर द नाइट कुछ नहीं होता। देखिए, अगर तो एक्यूट पेन है, मतलब अगर आपको दर्द में 2-3 दिन हुए हैं या फिर हफ्ता हो गया है, तो वो दर्द तो आपका वीक बाद 14 डेज बाद रिकवर हो जाएगा। मगर आप आ रहे हैं सालों की बीमारी के साथ, तो उसको रिकवर करने के लिए हमें 6 या फिर 1 ईयर लग जाता है, क्योंकि वो एक चीज़ इसने अपनी जगह बना ली है, उसको ठीक रूट कॉज को जो जड़ है उसको ठीक करते करते हमें टाइम लगता है। तो आपको साल भी लग सकता है, ठीक है। अगर आपकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है तो फिर 2 साल तक भी जाता है, 1.5 साल तक भी जाता है। तो क्या ऐसे कोई पेशेंट आपके पास आ रहे हैं हाँ जी। जो इतने लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? क्योंकि हमारे लोग बड़े जज्बाती हैं ना, जल्दबाजी में कहते हैं हर चीज़ का हल जल्दी हो, हम बार बार नहीं जा सकते। देखिए, लाइक कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका ऑपरेट हुआ हुआ होता है कमर का, जिनकी हिप रिप्लेसमेंट हुई हुई होती है, नी रिप्लेसमेंट हुई हुई होती है, ठीक है। वो पेशेंट्स आते हैं, उनकी रिकवरी थोड़ी स्लो होती है बिकॉज हमने बहुत आराम से लेके जाना होता है। फ्रैक्चर्स की रिकवरी में भी आपको 3 to 6 मंथ्स लगते हैं प्रॉपर रिकवरी में। और अगर हम बात करें कि आपका शाटिका पेन है तो वो भी आपको 1 या 2 मंथ्स लग जाते हैं ठीक होते अगर हम प्रॉपर उसको ट्रीट करें। और जो CP चाइल्ड्स आते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी रिकवरी में तो हमें बहुत टाइम लगता है। दर्द के अलावा और क्या किसी बीमारी का इलाज है थेरेपी में? थेरेपी में हम आपकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं, पोस्चरल चेंजेस लाते हैं आपकी बॉडी में। ओके, दर्द के अलावा हम आपके पोस्चर को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उनमें जान आ सकती है, फिर आप अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, जितने बूढ़े लोग यानी हैं, वो जो सुस्ती एक अजीब सी हमारे वो बॉडी में आ जाती है, या हम कोई काम करने के काबिल नहीं रहते, या बार बार वो दर्दें शुरू हो जाती है, उनसे रिलीफ मिल जाता है। प्लस आप देखें ना कि जितने भी बूढ़े लोग हैं वो बेड रिडन हो जाते हैं, बेड पे पड़ जाते हैं एक एज पे जाके, हम उनको बेड से उठाते हैं। वो भी हमको दवाई नहीं देते, हम उनको वर्कआउट करवाते हैं, हम उनको एक्सरसाइजेस करवाते हैं फिजिकल थेरेपी के थ्रू, ताकि वो अपना काम खुद करें। ठीक हो गया। आखिर में आप हमारे लोगों को कोई ऐसी जो है ना वो आदात, ऐसी एडवाइसेस जो हैं वो दें ताकि वो अपनी एटलीस्ट रोज़मर्रा की जो उनकी लाइफ है, जो रूटीन है, वो बेहतर हो। पहली चीज़ तो ये कि अपनी डाइट को बेहतर बनाएं, हाइड्रेशन ठीक रखें। हमारा हर डॉक्टर ये कहता है, लेकिन पता नहीं हम मानते क्यों नहीं। और साथ अपने पोस्चर को बेहतर बनाएं। देखिए आप कैसे बैठ रहे हैं, कैसे लेट रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। सही, आपका पोस्चर भी इसमें होता है, इफेक्ट कर रहा होता है। और अपने मसल को स्ट्रॉन्ग करें और फिजिकल थेरेपिस्ट के पास आएँ। जब भी दर्द हो, दवाई लेने से बेहतर है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनाहिल अहमद साहिबा। नाज़रीन, ऑब्वियसली दवाइयाँ खाने से पहले आप थेरेपिस्ट के पास जाएं, पहले उससे थोड़ा सा जो है वो आप मुशावरत कर लें। जैसे हम पहले मशवरे पे बात कर रहे थे, कुछ मशवरे बहुत अच्छे होते हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी सेहत के लिए, क्योंकि डेली हम दवाइयाँ नहीं खा सकते। अगर रेगुलर आप मेडिसिन पे हैं तो उससे भी हमारी बॉडी जो है उसके जो नेगेटिव असरात हैं वो हमारी बॉडी पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जनाब, मुल्क के बेशतर इलाकों की बात करें तो मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म होता हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है। और जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो ऑब्वियसली लोग ठंडे मशरूबात की जानिब बढ़ते हैं। और पंजाब में फिर कुछ रिवायती मशरूबात जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक की मैं बात करूँ तो घोटा बादाम है। तो उस पर रिपोर्ट है, आइए ज़रा देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो गया है, और इस गर्मी की शिद्दत में कमी करने के लिए हम लोग जो है इस तरह के सरदाई और देसी मशरूबात के ठेलों की तरफ रुख करते हैं। और आके अपनी ये मशरूबात पीने के बाद हमें जो है वो गर्मी की शिद्दत में कमी फील होती है। देसी मशरूबात का फ़ायदा ये है, इनमें देसी चीज़ें सारी डलती हैं, बादाम है, खसकास है, काली मिर्च है, इस तरह की देसी चीज़ें सारी इस्तेमाल होती हैं जो आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। तो सबको जो है वो देसी चीज़ें पीनी चाहिए, देसी मशरूबात पीनी चाहिए। और पाकिस्तान में हमारे लिए बहुत अच्छा ये तोहफ़ा है जो हमारे पास इस तरह की देसी मशरूबात हैं जो हमारी सेहत को तंदुरुस्ती भी देती हैं, ताकत भी देती हैं, और हमारी गर्मी की शिद्दत को भी कम करती हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। देखिए, इस तरह के जो मशरूबात हैं आप वो ज़रूर पिया करें। एक तो सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं, फिर इनकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बजाय आप जो फ्रिज से निकाले हुए मशरूबात पी रहे होते हैं, फ्रीज़ी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, वो आपकी सेहत को ऑब्वियसली नुकसान देते हैं। तो कोशिश क्या करें कि ऐसे फ्रेश जो मशरूबात हैं उनकी जानिब आप जाएँ ताकि सेहत अच्छी रहे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम ज़रा कदीम ज़माने में जाने वाले हैं, मट्टी के बर्तन और हमारी जो सेहत है, इनका आपस में जो ताल्लुक़ है, आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, मट्टी के बर्तनों की बात करके कहते हैं उसमें खाना पीना जो है वो सुन्नत भी है, तो उसकी अफादियत जो है वो कितनी है, और राइट नाउ हमें कितनी ज़रूरत है कि हम वापस
उन्हीं मिट्टी के बर्तनों की जानिब आएँ, क्योंकि सेहत की बात करें तो हर घर के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियों ने जगह बना ली है। पहले तो मेहमान आते थे, वो दिलों में जगह बना के जाते थे, लेकिन आजकल देखें तो बीमारियां जो हैं वो हमारे घर में अपना उन्होंने डेरा जमा लिया है, जगह बना ली है। तो किस तरह से अपने बर्तनों को चेंज करके मिट्टी के बर्तन घर ला के हम अपनी सेहत को जो है वो अच्छा कर सकते हैं। और फिर अगर मैं बात करूँ तो खाने का जो जायका होता है वो भी ऑब्वियसली मिट्टी के बर्तनों में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ताज़ा ज़्यादा देर रहता है। इसमें हमारे न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो क्या कहते हैं, आइए ज़रा जान लेते हैं। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, अब्दुल्ला सरफराज साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपके वक्त का। बताइएगा कि हम मिट्टी के बर्तन और सेहतमंद ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, यानी कि कुदरती रिवर्स एक वापसी की बात करने जा रहे हैं। अगर मिट्टी के बर्तनों में हम खाना पकाते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारी सेहत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? जी बहुत शुक्रिया मिस नविश, और आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक का इंतखाब किया है। और हमें टाइम ट्रैवल आप करवाने जा रही हैं आज से 1000 साल पहले या 500 साल पहले, जो हमारे अजदाद जिस तरीके से रहन सहन उनका था, लाइफस्टाइल था, बर्तनों का इस्तेमाल था, तो आज हम जो कि मड यूटेंसिल्स और मिट्टी के बर्तनों पे बात कर रहे हैं। तो इसमें 2-3 बुनियादी चीजें हैं जो सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू के तौर पे पेश करना चाहूंगा। एक तो चीज ये है कि जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें जब हम खाते हैं, कुक करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका टेस्ट बहुत ज्यादा एनहांस्ड होता है। मेरी बुनियादी वजह ये है कि उनके न्यूट्रिएंट प्रिजर्वेशन जो है वो ज्यादा होती है तो जब हम किसी स्टील, आयरन या टाइम के अंदर किसी चीज को कुक कर रहे होते हैं। और उसकी एक बड़ी एक लॉजिकल रीजनिंग है जो कि ऑडियंस को बड़ी आसानी से समझ आ सकती है। मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनमें स्लो कुकिंग होती है, तेज फ्लेम कर सकते हैं। अगर उनको तेज फ्लेम के ऊपर आप कुक करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाते हैं। तो बहुत आजमा काम होता है, लेकिन वही मीठा होता है, तो वो मीठा फल आपको जरूर मिलता है। और वो जो टेस्ट है, यानी कि आप एक देखेंगे आजकल हमारे रेस्टोरेंट्स में एक बड़ा कल्चर है कि वो कुकिंग तो नॉर्मल उस पे करते हैं, लेकिन उसको जब सर्व कर रहे होते हैं तो वो एक मड हांडी के अंदर जो है वो मिट्टी, बिल्कुल मिट्टी के वो बर्तनों में सर्व करते हैं। यस, तो ये है कि न्यूट्रिएंट प्रिजर्वेशन बहुत अच्छी हो जाती है इसमें, भी एनहांस हो जाता है। और ऑब्वियसली जब न्यूट्रिएंट प्रिजर्वेशन होती है तो उसके हेल्थ इंपैक्ट्स भी ज्यादा होते हैं, यानी कि आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड आपको खाने को मिलती है एज कंपेयर टू कैलोरी डेंस। ओके, तो क्या हमारा डाइजेशन सिस्टम यानी कि हाजमे को भी बेहतर बनाते हैं अगर हम मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएं? क्योंकि आजकल अगर हम स्टमक की बात करें तो हर दूसरे बंदे का स्टमक जो है वो इफेक्ट है। हाँ, बिल्कुल आपने सही एक इशारा दिया कि स्टमक हेल्थ के ऊपर इसका बड़ा एक इम्पैक्ट है। और उसके ये है कि जो हमारी आजकल की फूड इनटेक है मेजरली, वो बहुत ज्यादा आप देखेंगे फास्ट फूड का इनटेक बहुत ज्यादा है। तो मिट्टी के बर्तन एक ऐसे बर्तन है जिनमें फास्ट फूड बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसमें आपकी देसी फूड ही बन सकती है। क्यों? क्योंकि वो लो फ्लेम पे कुक होती है, आहिस्ता आहिस्ता कुक होती है, और उसमें अंदर का जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं, मोस्टली हम देखते हैं, हम सुन रहे होते हैं ना कि बी विटामिन की कमी हुई भी है, बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करें। तो बेसिकली क्यों हो रही होती है कमी? वो इसलिए हो रही होती है कि हमारा जो नेचुरल सिस्टम है, जो इकोसिस्टम नेचर ने बनाया है, उसमें हमने खुराक विटामिन अपने पूरे करने होते हैं, मिनरल्स भी हमने खुराक पूरे करने होते हैं। लेकिन जब हम अपनी फास्ट फूड वाली साइड पे चले जाते हैं, हैबिट्स हमारी चेंज हो जाती है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये निकल के आता है कि वो फूड, अच्छा वो तो एक अलग बात है कि वो कितनी ऑर्गेनिक है और कितनी प्रिजर्वेटिव्स उसमें इस्तेमाल हुए हैं। दैट जब वो आपके पास तैयार होके आ जाती है, उसको आप कुक करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उस प्रोसेसिंग के भी तकरीबन 50-70% न्यूट्रिएंट्स है ना वो लॉस हो जाते हैं, जस्ट इसलिए कि हम जल्दबाजी से उसको पकाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक सब्जी, उसके अंदर ढेर सारा बी कॉम्प्लेक्स है, B1 है, B2 है, B3 है, B12 है, B6 है, लेकिन वो सारे के सारे विटामिन जो हैं वो लीच आउट हो जाते हैं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं, क्योंकि वो है। और वाटर सॉल्युबल का मतलब यानी कि ये है कि वो पानी के साथ मिथे हुए होते हैं। तो अगर सब्जियों का पानी प्रिजर्व हो जाएगा तो वो न्यूट्रिएंट्स भी प्रिजर्व हो जाएंगे, लेकिन अगर उनका पानी
निकल जाएगा सारा कुकिंग के दौरान, और जस्ट ऑयल बच जाएगा। और ऑयल भी वो हम फिर किसी और शो में बात करेंगे, जो ऑयल में बने हुए बहुत ज्यादा हम खाने इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन ऑयल्स का भी जो सोर्स है वो है केवल, लेकिन उसको इतना प्रोसेस किया गया है कि उसमें से हर तरह के न्यूट्रिएंट्स, हर तरह की जो अफादियत है वो खत्म कर दी गई है, उसको फुली रिफाइंड बना दिया गया है, क्रिस्टल क्लियर बना दिया गया है, जिसके नतीजे में हमारे तक जो न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं वो नहीं पहुंच पाते। और सेकंड नंबर जो एब्जॉर्प्शन है, यानी कि जी जो स्टमक के अंदर आके उसने एब्जॉर्ब होना था, डाइजेस्ट होना था और एब्जॉर्ब होना था आंतों के अंदर, जी हमारी जो हैं, तो वो भी प्रोसेस स्लो हो जाता है। और एक सबसे बड़ा विटामिन जो कि हम लूज कर देते हैं अमूमन खानों के अंदर से, और जिसकी सबसे ज्यादा कमी देखते हैं, वो B12 है। आपने देखा होगा लोग बिल्कुल इंजेक्शन लगवा के हैं, हम्म उन्होंने एक पूरा कैजुअल बनाया होता है कि हमने हर जो है ना वो हमने इंजेक्शन लगवाना है, मैथी के बॉल का, विटामिन डी का, हाँ और या लेना। तो वो एक रूटीन से जो है ना लोग उधर से उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जी उसका स्टमक का इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं है, जब जो कि B12 जो कि आप खुराक से लेते हैं, वो आपके स्टमक के लिए एक बड़ा सूदिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। जबकि हम खवातीन खासतौर पे अगर हम बात करते हैं, जी अमूमन खवातीन की ना हमारा आयरन लेवल लो है, आयरन लेवल इसलिए लो है क्योंकि B12 पूरा नहीं है। और हाँ B12 इसलिए पूरा नहीं है क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, और जितने भी हम खाने पका रहे हैं, एक तो सब्जियों का रुझान कम होता जा रहा है, पहली चीज तो ऐसे ये ही है। है बिल्कुल ऐसे ही है बहुत रेयर हो गए और जो और जो सब्जियां हैं पक वो भी भी रही, केमिकल वाली मिलती हैं हमें वो कौन सा ऑर्गेनिक मिल रही है अब ये भी एक इशू है। लेकिन ये हम्म कि जो अब तक है उसमें अगर लेट्स सपोज वो 100 यूनिट्स जो है वो थे, विटामिन थे, तो जी वो जब वो को प्रोसेस होके हमारी टेबल तक पहुंचती है, तो वो शायद 10 यूनिट्स रह जाते हैं, तो हाँ वो फिर जो है डेफिशिएंसी का बायस बनते हैं। ओके अच्छा अगर मिट्टी के बर्तनों में हम पानी पिएं तो ये हमारी सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद है क्योंकि हम अगर कदीम ज़माने में देखें तो गिलास भी मिट्टी के हुआ करते थे जिसमें वो पानी पीना फिर वो मटकों में पानी रखना अब तो ये फ्रिज का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया तब तो ये फ्रिजों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो वो मटकों में पानी रखा करते थे कि इसमें ठंडा रहता है जी बिल्कुल, हमारे पास बेशबहार ऐसे पेशेंट्स आते हैं हम्म कंप्लेंट्स के। अभी इस टाइम मैं क्लिनिक में मौजूद हूँ, तो हमारे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आए होते हैं जो बताते हैं कि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जो हल होते हैं जब हम एक मुतदिल टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करते हैं। हम्म और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फ्रिज का पानी पीना बिल्कुल अवॉइड किया, उसको छोड़ दिया है, और उससे काफी सारी बीमारियां उनकी बेहतर हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही इवन जो डायरेक्टली लिंक नहीं भी लोग कर रहे थे, मतलब लोग, कुछ लोगों को तो समझ आ रही होती है कि भाई अगर उनका गला खराब है या उनकी कोई एलर्जीज हैं, हाँ गले से अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनको तो बड़ा क्लियरली समझ आ रहा होता है कि भाई अगर वो ठंडा पानी पियेंगे तो वो उनका गला पकड़ा जाएगा और फिर हम्म उनको इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं शुगर पेशेंट्स की, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की, उनको भी बहुत सारी चीजों में फायदा होता है, क्योंकि ये जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं इनके अंदर भी हमारे पास बड़ा कॉमन मसला ये आ रहा है कि न्यूट्रिएंट लॉस होता जा रहा है। मतलब हम्म न्यूट्रिएंट जो वो ले भी रहे हैं खुराक से, वो हम्म बॉडी एक्सेप्ट करने तैयार नहीं होती। तो हम्म ऐसे पेशेंट्स में भी हमने देखा है कि अगर एक रूम टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करते हैं, खास जी तौर पे गर्मियों में लोगों की अर्ज होती है, जी सर्दियों में तो ऑब्वियसली एक रूम टेम्परेचर का या थोड़ा सा वार्म वाटर इस्तेमाल कर लेते हैं, हम्म लेकिन गर्मी की अर्ज लोगों की बढ़ जाती है कि हमें थोड़ा सा ठंडा पानी चाहिए। तो ठंडा खासकर पानी जब वो वो बाहर से आते हैं इस शदीद गर्मी से या धूप से तो आते ही वो बिल्कुल यख ठंडा पानी जो ना उसकी तलब होती है तलाश के वो जल्दी से मिले और फौरन से हम वो पी लेते हैं हमारे दादा मरूम कहा करते थे कि ये चज्जर कोला है, जिस तरह कोका कोला होती है इस तरह का ये चज्जर कोला है। चज्जर कहते हैं ना उसको, पानी रखने का जो मटका होता है उसको। हाँ तो ये बेहतरीन कोला है, सबसे बेहतरीन कोला यही है अगर आप हम्म इस्तेमाल करते हैं। इससे आपको एक तो वो सेटिस्फेक्शन मिलती है, हाँ और सेटिस्फेक्शन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं ऑब्वियसली। ठीक हो गया अच्छा आजकल हम देखते हैं बड़े जदीद दौर है तो बर्तन भी बड़े जदीद जदीद हमें जो है वो मिल रहे होते हैं नॉन स्टिकी है एल्युमिनियम के बर्तन हैं तो उसके मुकाबले में अगर हम मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा महफूज होंगे जी बिल्कुल, जितनी भी स्टडीज हैं हम्म जो हमारे मॉडर्न डे यूटेंसिल हैं उनके ऊपर जितनी भी स्टडीज हुई हैं, जी उनमें एक चीज कॉमन है कि आप जो सा भी बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो उसका इफेक्ट
उसमें से कुछ ना कुछ मिनरल्स लीच आउट होके आपके खाने का पानी बन जाते हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर तो आप आयरन इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसमें तो आयरन या स्टेन स्टील का बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें एक चीज जो बड़ी कॉमन देखी गई है वो लेड होता है, जो कि लेड आपके उस चला जाता है खाने के अंदर। जी। लेकिन इसके अलावा जो नॉन स्टिक पैन्स आ चुके हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो अच्छा। कि हमारे मेटाबॉलिज्म को समझते नहीं है, ना मेटाबॉलिज्म हमारा उनको उनसे उनके साथ यूज्ड हुए, यानी कि उनके लिए वो चीजें नहीं हैं। और जैसे ही वो चीजें खाने के साथ शामिल होके वो एलॉयज जो कि मुख्तलिफ मेटल्स को मिला के बनाए जाते हैं, और वो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है या हमारी जो जेनेटिक्स है वो उसको समझती नहीं है, जानती नहीं है। उसके लिए वो एक अननोन चीज होती है, और अननोन चीज के खिलाफ हमेशा बॉडी में मुदाफियत पैदा होती है, यानी कि हमारी जो है वो उसके एक्शन में आती है। और इसीलिए आजकल देखा गया है कि इसका बहुत बड़ा लिंक कैंसर के साथ भी देखा गया है कि जो बिल्कुल ऐसे ही है, सही फरमाया। प्लास्टिक के बर्तन हैं, इसके हाँ। अलावा मतलब आप और फिर हम कुकिंग उनको सेट ओवन में रख देते हैं ना, खाना गर्म करना, फ्रिज से निकाला और उसको ओवन में रखा, वहाँ से गर्म करके खाना शुरू कर दिया, उससे भी तो इशू होता है। बिल्कुल इस तरह ही है। और मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो सर्विंग प्लेट्स हैं और जो मतलब प्लास्टिक से प्लास्टिक। भरा हुआ उसका मुशरा है, हाँ। और अगर आप पानी देखने में, हम जैसे आप पीछे बात कर रहे थे कि पानी का इस्तेमाल अगर हम इसको मटके के सूरत में करें, मटके में स्टोर करके करें, उसका क्या इम्पैक्ट है, और नॉर्मल जो बर्तन में करते हैं, तो आप देखें बड़ा क्लियर डिफरेंस ये है कि आपकी प्लास्टिक की बॉटल तकरीबन वो एक साइकिल उसका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद वो यूजेबल नहीं रहती। आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक की बॉटल होती है उसके जी। ऊपर लिखा होता है लेबल कि इसको आफ्टर यूज इसके अंदर सुराख करके, यानी कि इसको डिस्ट्रॉय कर दें इसको। नकारा बना के इसको डिस्पेंस करना, तो हम्म। वो काबिल इस्तेमाल है ही नहीं। तो हम्म। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ आजकल सोसाइटी में अच्छा, अननोइंगली मैंने तो अनकॉन्शियस यहाँ पे यकीन करें देखी हैं बोतलें लोगों की, जब प्लास्टिक के जिसमें वो पानी फिल्टर से लेने आ रहे होते हैं, जो उनकी बोतलों का वो प्लास्टिक की बोतलों का हाल हुआ होता है कि लिटरली मैं हैरान होती हूँ कि ये पानी इन्होंने खुद ही पीना है या कहीं इन्होंने किसी पौधों को डालने के लिए या किसी जानवर को पिलाने के लिए ये इसमें पानी दे के जा रही है। यानी कि उसमें वाज़े तौर पे जो है वो फफूंदी, वो जंग एक होता है, वो येलो येलो ग्रीन कलर का कुछ इस तरह से वो नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो लोग उसमें पानी भर रहे होते हैं पीने के लिए। बिल्कुल इसी तरह है। और बज़ाहिर बेशक वो साफ भी हो, तो लेकिन प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है ना, वो आप इसके ना नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं, मतलब अगर कितने टाइम या आप कितनी बार आपने इसको यूज़ करना है। मॉडल जो 20 लीटर्स का कैन आता है अमूमन जी। मुख्तलिफ कंपनीज का आता है, तो आप ये देखें कि उसका ना 12 साइकिल्स जो हैं वो अलाउड हैं कि वो 10 से 12 दफा रिसाइकिल हो सकती है, यानी कि उसमें जी। 10 से 12 दफा भरा जा सकता है। सही। और एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मैंने देखी थी, एक इंडस्ट्री का हमने विजिट किया जो यहाँ पे इस्लामाबाद के करीब ही जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ पे वो हरीपुर में प्रेजेंट थी। तो वहाँ पे हमने देखा हतार इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर, तो उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस ये थी कि वो ये करते थे कि जैसे ही 12 साइकिल कंप्लीट होते हैं बॉटल के, यानी पास फ्रॉम द डे वन जो आपने उन्होंने बॉटल प्रोड्यूस की है, वो उसके ऊपर डेट आ रही होती है, और जितने बैचेस के जाते हैं फिल होके वहां से, तो वो हर बैच की डेट लगती है। तो जब उनको पता लगता है कि हमारे 12 बैचेस पूरे हो गए हैं, जी। तो फिर उस बॉटल को वो नकारा खुद से कर देती है, इंडस्ट्री खुद से कर देती है। और नकारा करने का उन्होंने एक तरीका ये बनाया था कि उसको वो इन द फॉर्म ऑफ पॉट यूज करते हैं अपनी ठीक। अच्छा इंडस्ट्री अब्दुल्ला, के लिए। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन मज़ीद हम इस पे बात करते हैं। मिट्टी के बर्तनों की ऑब्वियसली अफादियत बहुत ज़्यादा है, इस पर मज़ीद आगे चल के बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे मिट्टी के बर्तन और किस तरह से सेहतमंद ज़िंदगी में इनका रोल जो है वो हमें मस्बत देखने को मिल सकता है, इसी पे बात करें। क्योंकि राइट नाउ जो सिचुएशन है, हम कहीं ना कहीं हेल्दी खाना खाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसकी वो अफादियत, जो फ़ायदा है वो हम तक नहीं पहुँचता, हमारी बॉडी उसको फील नहीं करती। वजह हम उसको बहुत ज़्यादा पकाने लग जाते हैं, ऐसे बर्तनों में उसको पकाया जाता है कि उसकी वो मुकम्मल अफादियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी पे हम बात करें कि अगर पुराने वक्तों में जाया जाए, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाए, तो क्या हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं? क्या हम जो आज मुख्तलिफ बीमारियों को अपने घर में हमने वेलकम कर लिया है, इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? इसी पे बात करें। अब्दुल्ला हमारे साथ है। अब्दुल्ला, मुझे बताइएगा कि कुछ लोग अपने आप को फ़िट रखने के लिए, यानी कि वेट लॉस के लिए भी
ऐसी कुकिंग करते हैं, ऐसे खाना बनाने की कोशिश करते हैं जो ऑब्वियसली उनका वेट मेंटेन रखे, उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। तो क्या मिट्टी के बर्तनों में अगर आप खाना बनाते हैं तो क्या वेट कम करने में भी ये मुआवन साबित हो सकता है? इसका एक रोल हमें देखने को मिलता है? जी, इसमें ना सबसे अहम चीज़ तो यही है कि वेट लॉस के अंदर भी हम एक चीज़ जो रिकमेंड कर रहे होते हैं वो यही होता है कि आप ना न्यूट्रिएंट डेंस फूड का इंतखाब करें एज कम्पेयर टू कैलोरिक डेंस फूड। तो डायरेक्टली वेट लॉस के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक लेकिन है। इनडायरेक्टली लिंक है कि जब आप ऐसा खाना कुक कर रहे होंगे जो मेजरली वाटर के अंदर ही कुक हो रहा होगा और हाँ। उसमें कम से कम ऑयल का इस्तेमाल हो रहा होगा, जी। तो ऑब्वियसली कैलोरीज कम हो जाएंगी। हाँ। और दूसरा नंबर वो वाटर उसका रिटेन होगा, जो भी आप सब्जी बना रहे यानी हैं, वो गोश्त फैट बना रहे आने ही हैं। नहीं देगा, जब फैट आएगा नहीं तो मोटापा ही नहीं होगा। जी बिल्कुल, फैट आप इस्तेमाल जरूर करेंगे लेकिन वो बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में फैट इस्तेमाल होगा। और आपका जो है ना वो कैलोरीज का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो आप नॉर्मल कुकिंग कर रहे होते हैं। वहां पे अगर आप एक चीज जो है वो उसकी कैलोरीज जो है वो 2x आप बढ़ा जी। देते हैं तो ये 1x रहेंगी। यानी कि अगर आप 200 कैलोरीज ले रहे थे, 500 कैलोरीज ले रहे थे एक मील में, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप कुक करेंगे इस तरीके से जिसमें बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल हो और ज्यादा पानी का इस्तेमाल हो, तो ये तकरीबन उसकी कैलोरी 300 तक रह जाएगी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है 200 कैलोरीज का। ऑब्वियसली। अच्छा, मिट्टी के बर्तनों में अगर खाना बनाया जाए तो क्या वो ज़्यादा टाइम के लिए ताज़ा रहता है? अच्छा, इसमें ना एक चीज बड़ी डिपेंड करती है कि आपने ना को कुक किस दर्जे तक की है। मतलब उसको आपने बहुत लंबे अरसे तक हीट किया है, बहुत थोड़े अरसे के लिए हीट किया। और एक और चीज जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें चूंकि आप ज्यादा तेजी से हीट कर ही नहीं सकते, नहीं वो सकते स्लोली बिल्कुल ऐसे, हाँ। ये वही ना, होता है। बड़े सब्र का काम है, आपने हौसला रखना है यहाँ इसमें कुकिंग करते हुए। एक वेंटिलेशन का भी प्रोसेस होता है, उसके जो पोर्स होते हैं जी। उसमें से हल्की वेंटिलेशन भी होती है, तो उसमें ताजा इन सेंस इस तरह रहता है कि वो खराब होने की तरफ कम से कम जाता है ठीक है। एज कम्पेयर टू अगर आप उसको किसी और चीज में स्टोर करते हैं, लाइक प्लास्टिक के बर्तन में स्टोर कर रहे हैं या हाँ। आप किसी स्टील के बर्तन में स्टोर कर रहे हैं, तो जो मिट्टी के बर्तन में आप स्टोर करेंगे वो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए जो है वो सेफ रहेगा। क्योंकि कहीं भी कोई भी चीज जब आप स्टोर कर रहे होते हैं, अगर उसमें थोड़ी सी fermentation का प्रोसेस रहे तो जी। उससे अमूमन जो है वो खराब नहीं होती, एक्सेप्ट द फर्मेंटेशन पार्ट। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हाईली फर्मेंटेबल हैं तो वो खराब हो सकती है, जैसे बेकरी आइटम या कुछ इस तरह की चीजें फर्मेंटेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है तो वो खराब भी हो सकती हैं। लेकिन जो सालन है खास तौर पे उसको आप इस सकते हैं, वो बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा, आमतौर पे अगर हम घरों में अब अगर लोग कुछ तब्दीली चेंजिंग लाना चाहते हैं, वो अगर अपने जो स्टील के बर्तन हैं या बाकी जो नॉन स्टिकी हैं उनको छोड़ के मिट्टी के बर्तनों की तरफ अगर वो शिफ्ट होना चाहते हैं तो आम तौर पे अमूमन हमें किन चीज़ों का ख़ास कर ख्याल रखना चाहिए? जी, मिट्टी के बर्तन में शिफ्ट होते हुए ना बस इस चीज का ख्याल रखें कि वैसे तो शहरी जिंदगी में ना ये कोई आसान स्टेप नहीं है। और क्योंकि ये बड़े एक हम ना रैपिडली बड़े इंस्टेंट चीज़ें हमें चाहिए होती है ना, फौरी फौरी हमने पकानी है, तो तो ऑब्वियसली मिट्टी के बर्तनों में टाइम लगता है। हाँ, सबर आजमा नहीं है और आप मतलब सबर तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी। और अगर आप चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रेजुअल चेंज करें। फॉर हम्म। एग्जांपल आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है जो मिट्टी के कूलर अवेलेबल हैं, आप देखते हैं मार्केट्स में इस टाइम बहुत ज्यादा हाँ। इसका ट्रेंड कॉमन आ चुका है। लेकिन इस चीज में भी ख्याल करने की जरूरत ये है कि इससे मिट्टी का बर्तन लेना नहीं होता, उसको मेंटेन भी करना होता है, उसकी सफाई भी। अगर आप उसकी सफाई जी। नहीं करते, पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, जब वो बंद हो जाते हैं तो उसमें वेंटिलेशन का प्रोसेस रुक जाता है। तो आपका जो मकसद था कि पानी ठंडा रहेगा और वो फौत होने लग जाता है। मतलब वो आप 1 महीने के बाद देखते हैं कि पानी का टेम्परेचर जो है ना वो खासा ठंडा नहीं हो रहा। मतलब वो क्यों नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा, उसके पोर्स बंद हो गए। तो उसको अच्छे तरीके से धोना पड़ता है और किसी बिल्कुल। सॉफ्ट से उसको हाँ, वॉश करना ये पड़ता भी बड़ा मैटर करता है क्योंकि हमारी जो ख़वातीन है वो तो सख्त उन्होंने स्पंज रखे होते हैं और रगड़ रगड़ के बर्तनों को जो है हम साफ़ करती हैं, तो ये बात बड़ी मैटर करती है कि उसके लिए सॉफ्ट स्पंज की ज़रूरत होती है, आपने हार्ड स्पंज का इस्तेमाल नहीं करना। तो उसको मतलब बाकायदगी से साफ करना जरूरी है, हाँ। हफ्ते में 2 से 3 बार, ताकि वो अपनी जो उसकी इवेपोरेशन का प्रोसेस है जी। वो उसके जो वो दोबारा से बहाल हो सके और उसमें से एक वेंटिलेशन का प्रोसेस हो जिसके थ्रू जो कूलिंग इफेक्ट है जो मिल रहा था आपके पानी के उसको वो मिल सके। इसी तरह अगर आप खानों की बात कर रहे हैं तो खानों में जो ज्यादा एसिडिक चीजें
इस तरह जो फर्मेंटेबल चीजें जैसे मैंने बात की, जैसे दही है, beans है और इस तरह की चीजें, तो इनके लिए ये इतना रिकमेंडेड नहीं है। और इसके लिए जो है वो आप जो अपने ट्रेडिशनल बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है। और ये वाले बर्तन जो है ना खानों के लिए, डिशेस के लिए, खास तौर पे अगर आप कोई सब्जी, गोश्त, इस तरह की देसी डिश बनाना चाहते हैं तो वो आप इसमें बना सकते हैं। लेकिन बात है कि अच्छा, अब जो कि डिस्क्लेमर आगे ये है देखें कि ना, आगे बकरा ईद भी आ रही है और हर घर के अंदर जो है ना वो गोश्त पकना है, तो उसके लिए मिट्टी का बर्तन अगर इस्तेमाल किया, क्योंकि सब्र वाला काम तो ये है, क्योंकि गोश्त पकाना, हाँ मटन बीफ पकाना कोई इतना आसान काम नहीं होता, तो उसके लिए क्या मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा? तो घर वाले तो कह रहे होते हैं कि फौरन फौरन कलेजी मिल जाए हमें। अभी तो सिर्फ बकरा कटा नहीं है तो वो कह बिल्कुल रहे हैं ऐसे ही है। कलेजी। तो अगर अगर उसके लिए हम ये गोश्त बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा? सुबह रखें शाम तक तो पक ही जाएगा। बस यही है, सबर आजमा है हाँ। हर लिहाज से। लेकिन वही बात है कि आपने अपनी फिजिबिलिटी भी देखनी है और अपनी सारी लाइफ में जो आपके एंगेजमेंट्स हैं आपने उनको भी साथ लेके चलना है। तो आप मतलब ये ना समझे ना कि मतलब ये मेरा बात सारी इधर रखने का मकसद ये है कि कोई शख्स ये ना समझे कि ये कोई मेरेकल है और इसको चेंज करने के बाद तो उसकी लाइफ से सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं स्लोली है। ग्रेजुअली आपको इसके रिजल्ट जो है वो ऑब्वियसली आपको तब्दीली नज़र आती है। हाँ, इसका एक्सपोर्टिव रोल है और बेसिकली आपने अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना है, अपने आप को हेल्दी करने। उस यस। लाइफस्टाइल के अंदर एक छोटा एक पार्ट है, उसमें हाँ। आपकी डाइट आपकी मतलब अब आप वही बात है ना कि अगर आप पास्ता लेके, नूडल्स लेके हाँ। आप इसके अंदर लगे पक तो जाएंगे, लेकिन क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें है ही नहीं ना न्यूट्रिएंट वैल्यू, बस वो है वही ही बात प्रोसेस। होगी ना कि हमने पेट भरना है, पेट भर गया बात खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए डाइट का ख्याल रखना, एक्सरसाइज करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ के अगर आप ये स्टेप्स को ठीक फॉलो हो कर गया। रहे अब्दुल, आप हैं पैगाम क्या देंगे हमारे नाजरीन को हेल्थ के हवाले से? हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए फिर मौजूदा दौर की बात करें तो हमारे पास इतना वक्त नहीं, जैसे आप बता रहे कि वाकई सबर आजमा चीज़ है, लेकिन हम मिट्टी के बर्तनों की अफादत की बात करें तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कोई एडवाइस, कोई पैगाम देना चाहिए नाजरीन को? जी बिल्कुल, मेरा यही पैगाम नाज़रीन के लिए यही है कि कोई भी डिजीज है जी। उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके लाइफस्टाइल के साथ है। खास तौर पे जितनी क्रॉनिक डिजीजेस हैं और इस टाइम पाकिस्तान में अगर आप देखें 70 to 80% क्रॉनिक डिजीजेस का मसला है, जिसमें बिल्कुल ऐसे ही है। डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ये सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा दवाइयां अद्वियात इन्हीं की बिकती हैं फार्मेसीज के ऊपर और रिकरेंट बिकती हैं। मतलब एक बंदा एक पेशेंट बन गया तो वो साल साल इसका पेशेंट है। तो अगर आप को रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, रूट से इनको खत्म करना चाहते हैं या इनके ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। ठीक और हो गया। हेल्दी थैंक यू लाइफस्टाइल सो मच अब्दुल्ला। नाज़रीन, ऑब्वियसली उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। बहुत ज़रूरी है कि अब हम अपनी रिवायती चीज़ों की तरफ आएँ, सादगी की तरफ आएँ, क्योंकि बीमारियां बहुत ज़्यादा होती जा रही है। हर इंसान किसी न किसी डिजीज़ में मुब्तला है। उसके लिए हमें हमारा लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं। अब सोचें आप खुद कि आपने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है या दवाइयाँ खाते हुए आपने ज़िंदगी को गुजार देना है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।